रिकॉर्डिंग में जो सबसे पहला नंबर आता है नवीन का ही आता होगा देखने का। मुझे वहां से पता लग जाता है कौन कौन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कौन कौन नहीं देख रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट टू रिवाइज योर लर्निंग्स कि जो 90 टास्क की लिस्ट है, अगर आप उसको देखते रहोगे ना तो वहाँ पे ज्यादातर लर्निंग्स जो हैं वो एज ए एक्शनेबल पॉइंट लिखी हुई है हमारे 90 टास्क के अंदर। तो आई वांटेड कि जो इस महीने का आप लोगों ने टारगेट लिया है कि मई महीने में हम लगभग 45 टास्क कंप्लीट करेंगे। तो उस 45 टास्क को जब आप कंप्लीट करोगे, जब आप हर अल्टरनेटिव डे पे या हर दूसरे तीसरे दिन अपने बड़ी के साथ बैठ के खुद बैठ के लिस्ट देखो कि कौन कौन से काम है जो आपको करने थे, क्योंकि वो सारे काम क्या हैं, आपकी लर्निंग्स के एक्शन पॉइंट लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, एज पर माई थॉट कि लेट्स डू ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मैं तीन चीजें सिखाता हूँ जो आपको आपके डीएनए में, आपकी हैबिट में, आपके एक्शन पॉइंट में डालनी है। पहली क्या है कि आप ओम का उच्चारण करो। दूसरा क्या है, प्राणायाम करो। तीसरा क्या है, ब्रीदिंग पे फोकस करो। इन तीनों में से कोई भी एक या तीनों का कॉम्बिनेशन आपको 100% आपकी हैबिट में लेकर आना चाहिए। ठीक है जी। तो जहां आप जिस स्थिति में बैठे एक बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। जितना ज्यादा होगा, ये एक ना थर्मामीटर है, टेस्ट है अपनी लंग्स को चेक करने का कितनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। वेट अगेन। बहुत ही बढ़िया, लास्ट है। बहुत ही शानदार। अब अपनी ब्रीथ पे फोकस करेंगे एक बार। वन टाइम इन है, टू टाइम होल्ड है, एंड देन एक्सेल है। लेट्स टेक ब्रेथ इन। वन, टू, थ्री, फोर, होल्ड। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एंड एक्सेल। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। आप मेरे साथ इसको जरूर करें। ब्रीथ इन। वन, टू, थ्री, फोर, होल्ड। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एंड एक्सेल। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ब्रीथ पे फोकस करेंगे। आती हुई जाती सांसों को महसूस करेंगे। अपने शरीर को है ना कंपोज पोजीशन में ऑलरेडी आप हो अभी महसूस करो। ये बेस्ट टाइम होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, जहाँ से आप अपने आप को महसूस कर सकते हो, अपने इंटरनल पार्ट को महसूस कर सकते हो। हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर विद दैट। ये आपके फोकस, ये आपकी एनर्जी, ये अपने आप को अलाइन करने में बहुत कारगर चीज आती है। और मैं बिलीव करता हूँ कि आपको मैं कंपाइल नहीं करता हूँ कि आप अपने कैमरे ऑन करो, कि आप ये एटलीस्ट तीनों एक्सरसाइज करते होंगे। उसको सिर्फ एज ए एक्सरसाइज या सिर्फ लिसनिंग के लिए नहीं करते होंगे। ये करेंगे तभी हम कुछ क्रिएट करेंगे इसके पार्ट पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं विद वन थॉट। वन थॉट क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो आसान है ग्रोथ को पाना। आप सभी लोग, जो मैं एज ए बिजनेस ग्रोथ मेंटोर बताता हूँ समझाता हूँ, मैंने पर्सनली पिछले एक साल में देखा है, जो मेरे गुरुदेव भी कहते हैं, गेट ओवर बुक्ड होना चाहते ही नहीं है लोग। वो चाहते हैं कि उसके बिजनेस में वही किचकिचबाजी, वही दिक्कतबाजी हमेशा रुकी रहे। जो मैंने खुद पर्सनली भी महसूस करी है कि ग्रोथ पाना ना बहुत आसान है अगर आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉन्ग डिजायर, ना कि वीक। क्योंकि वीक अगर डिजायर है तो आपके सामने आने वाली स्थितियां, परिस्थितियां, आपके हालात ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आप उनकी दुहाई देने लग जाते हैं। आप खुद महसूस कर कर देखो अपने खुद के पार्टिसिपेंट्स को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने आसपास के लोगों को। जब वो किसी काम को ना करने का कोई कारण बताते हैं, ना कि उसका निवारण, क्योंकि कारण से कुछ नहीं होगा। जो एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दिया जाएगा उससे कुछ नहीं होगा।
रादर देन सॉल्यूशन पे, उस निवारण पे, उसके ऑप्शंस पे अगर बात की जाएगी तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है कि कुछ ना कुछ फोकस किया जा सकता है उसको करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो पहले दिन से मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो आपको आपके खून में लेकर जाना है, यू आर द क्रिएटर एंड यू हैव द चॉइस। जो कुछ आपकी लाइफ में घट रहा है वो आप ही की वजह से घट रहा है, आप ही उसके कर्ता हो, और उस होने में चॉइस आप ही की है। जैसे कुछ लोग आज इस क्लास में नहीं आ पाए, तो वो उनकी चॉइस है, वो क्रिएटर है, हमने तो अपनी तरफ से एफर्ट डाला है। उस चॉइस को चूज करने का एक इम्पैक्ट भी आता है, बट उस इम्पैक्ट को आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कम आउट फ्रॉम द गिल्ट जोन एंड डिक्लेयर इट अगेन। दैट इज द टूल इज, आपको उस गिल्ट जोन में नहीं रहना है, क्योंकि जो गिल्ट जोन में इंसान होता है वो अपने एक्शंस पे उतनी तरक्की, उतनी उन्नति ला ही नहीं सकता, क्योंकि गिल्ट जोन से इंसान जो ऑपरेट करेगा उसकी ऑपरेशन की पावर, उसकी एक्शन की पावर वीक होगी हमेशा। तो आपको सबसे पहले अपने गिल्ट जोन से बाहर आना है, आपको चीजों को डिक्लेयर करना है, आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना है कि भाई मैंने ये सोचा था और मैं ये नहीं कर पाया। आपने सोचा था मैं आज की क्लास अटेंड करूंगा, बट किसी भी कारणवश आप आज अटेंड नहीं कर पा रहे हो, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपने रिकॉर्डिंग तो देखी। और अगर आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो, तब भी आप अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हो कि ये मेरी चॉइस है कि मैं आज रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया, क्योंकि जब तक आप अपने साथ क्रिएट नहीं करोगे जो इनसाइड है आपके, तब तक आप वीकनेस के साथ उस गेम को ऑपरेट करोगे। तो विद दैट नोट आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास सच में बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बिजनेस और लाइफ स्किल दोनों का मिक्सचर सीखने वाले हैं। यानी कि हम जो आज चीजें सीखेंगे वो आपके बिजनेस में भी बहुत काम आती है, आपकी लाइफ में भी काम आती है। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिचुएशन आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जहाँ पे आप ना नहीं कह पाते, जो दो बेसिक मेन कैटेगरीज हैं, वो कौन से तरीके, क्यों नहीं बोल पाते हम नो, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम ना नहीं कह पाते, उनको डिकोड करेंगे। ना कहने के क्या बेनिफिट है और क्यों आपको ना कहने की आदत सीखनी है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि इसकी मास्टरी कैसे करें, बेस्ट तरीका क्या है ना कहने का किसी इंसान को। और आज हम देखेंगे हाउ टू गिव फीडबैक, जो हम बहुत बार देते हैं, एक्चुअली हम फीडबैक नहीं देते, हम उल्टी करते हैं, हम जजमेंट देते हैं, हम क्रिटिसिज्म देते हैं। आज हम देखेंगे हाउ टू डेलीगेट टास्क, अगर हमें किसी को टास्क डेलीगेट करने हैं अपने टीम मेंबर को, वो कैसे करने हैं, एंड हाउ टू हैंडल ए टीम। तो ये सारी चीजों के ऊपर अब हम आज चर्चा करेंगे। तो आप अपनी अटेंशन बना लीजिएगा, साथ में मेरे रहिएगा, अभी नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स मैं उम्मीद करता हूँ क्लास के लास्ट में आपको हाथों हाथ उसी टाइम पे शेयर करनी चाहिए, बिकॉज आपकी शेयरिंग किसी और को मदद करती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं विद वन थॉट, वन पार्ट, कि सेइंग नो इज ए लाइफ स्किल विच कैन बी लर्न। आप किसी को जो ना कहते हो वो एक लाइफ स्किल है, जैसे कि सिंगिंग, जैसे कि डांसिंग, जैसे कि राइटिंग, जैसे कि फाइटिंग। ये जितने भी स्किल्स आप एक्वायर करते हो, जिनकी आप प्रैक्टिस करते हो, जिनको आप सीखते हो, आप बाई बोर्न नहीं होते इन चीजों के अंदर, आप इनको सीखते हो इस वर्ल्ड में आकर। तो सेइंग नो इज ए लाइफ स्किल, दैट मीन्स यू कैन लर्न दिस स्किल। बट उस स्किल से पहले ना, जो ये शब्द है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी वैल्यू के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, समझने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इसकी वॉइस आ रही है तो आप मेरे को बताइएगा। ये एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Mr. Saigal, वॉइस क्लियर? no. No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो,
कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना, no means no. And when someone says so, you stop. We'll take a short break. उसके बाद नो मीन्स नो, मतलब पर्सनल लाइफ में एज ए ह्यूमन ना का मतलब ना होता है, बट बिजनेस लाइफ में ना का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये बेसिक फाउंडेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम दो तरीके की लाइफ में, दो तरीके के रिलेशंस में डील करते हैं, दो तरीके के वर्ल्ड में हम ऑपरेट करते हैं। वन इज ए ह्यूमन वर्ल्ड, जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात होती है, इंसानों की बात होती है। दूसरा बिजनेस वर्ल्ड। तो ह्यूमन वर्ल्ड में एक चीज बताई जाती है, लड़की की ना का मतलब ना नहीं होता है ना? लड़की हंसी मतलब हंसी। तो कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे विचार हमें दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी ह्यूमैनिटी लेवल पे ये देख नहीं पाते कि ना का मतलब एज ए ह्यूमन आना मतलब ना ही होता है। बट बिजनेस के अंदर ना का मतलब आने का मतलब क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट दी गियर। जैसे किसी इंसान ने आपको बोला जी मैं आपसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं लेना चाहता, तो माइंड भी उसको अभी आपको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, या उनको इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, या उनको उतनी डिस्काउंट नहीं दिखी, या उनको उस प्राइस में वो वैल्यू नहीं दिखी, तो आप क्या करते हो फिर उसको, आप उसको कीप इन टच के तहत अपने सिस्टम में डाल लेते हो, और उसको कुछ ना कुछ मैसेजेस आप बार बार भेजते रहते हो, उसके साथ कीप इन टच रखते हो कहीं ना कहीं। यानी कि आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है उस बंदे के साथ बात करने के लिए, उसके साथ कनेक्शन में रहने के लिए। तो आपको बिजनेस में कभी भी हार नहीं माननी है। जब भी नो आएगा उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ नया एक्शन। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज की क्लास को ना थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रखेंगे, थोड़ी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि जब आप बातचीत करोगे तो तभी आप ज्यादा चीजें सीख पाओगे, ज्यादा चीजें आप निकाल पाओगे इस पूरी क्लास से। अदरवाइज तो सिर्फ एक ज्ञान बनकर रह जाएगा कि व्हाट आर द सिचुएशन वेयर यू कांट से नो। वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन कौन से ऐसे हालात हैं, कैसे कौन कौन सी ऐसी चीजें रही हैं आपकी लाइफ में जहां आप ना कहना चाहते थे लेकिन ना कह नहीं पाए। कैन यू शेयर विद मी? अनम्यूट करके क्या आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि सर ये वाली सिचुएशन मुझे लगता है मेरी लाइफ में रही थी, जहाँ पे मैं ना तो कहना चाह रहा था लेकिन मैं ना नहीं कह पाया, या मुझे ऐसी जगहों पे ना कहने में थोड़ा सा चैलेंज आता है। क्योंकि एज ए थ्योरी पहले हमें समझना होगा कि ये ना है जो कहाँ कहाँ बोला जाता है और कहाँ हम बोल नहीं पाते। आई एम वेटिंग इफ समवन फ्रॉम यू कैन शेयर कौन से ऐसे हालात है, कौन से ऐसी पोजीशन है, कौन से ऐसी सिचुएशंस रहती होंगी जहां पे आप ना तो कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते होंगे। जी, जी सर राहुल मैं जी। बोलना चाहूंगा। जी जी अ, बोलिए बोलिए। कोई भी एकदम पास का हो और जो पैसे के लिए रिक्वेस्ट करता है या जो भी है, तो हम्म। फिर हम ना नहीं बोल पाते कभी कभी। नहीं होंगे बोल पाते, यानी कि एक सिचुएशन आई जब आपसे कोई पैसे की बातचीत करता है और वो आपके नोन में है, रिलेशन में है, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आप ना नहीं कह पाते। जी। और कौन से ऐसे सिचुएशन होती है, कौन से ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे ना नहीं कह पाते? तो जैसे विनोद पैसे भाई। से रिलेटेड ही है, जैसे अगर स्टाफ कभी एडवांस मांगता है तो ना नहीं कर पाते जी कि जी भाई, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है यार, ना करें या क्या करें। जी जी जी। तो यानी कि आपने भी यही कहा कि टीम मेंबर जब पैसे की बातचीत करते हैं या नॉन हम्म, कोई इंसान पैसे की बात करता है तो वहां नहीं कह बिल्कुल। पाते, यानी कि एक सिचुएशन निकल कर आई जहाँ पे पैसे की बात हो रही है, वहां पे हम ना नहीं कह पाते, है ना? जैसे विनोद भाई ने बताया कि पर्सनल रिलेशन में ना नहीं कह पाते, फ्रेंड्स पे नहीं ना नहीं कह पाते, बिजनेस में नहीं कह पाते, है ना? आस्किंग फेवर्स और टाइम। यस, बहुत बार लोग आपसे कुछ फेवर चाहते हैं, है ना? इसी तरीके का आप ना नहीं कह पाते, आपका मन था ना कह दो, है ना, टाइम को लेकर। कैन यू मोर अंडरस्टैंड कि क्या ऐसे सिचुएशन है, इस पैसे के अलावा भी तो सिचुएशंस होती है ना, कि जहाँ पे आप ना कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो? तो वो कौन से सिचुएशन होते हैं, कौन से हालात होते हैं? क्योंकि जब आप इस सिचुएशन को समझोगे एज ए अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, क्योंकि मैं जिस
अप्रोच से मैं काम करता हूँ, उस अप्रोच को मैं बोलता हूँ CAC अप्रोच, क्लैरिटी, एक्शन, देन करेक्शन। तो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तब तक एक्शन नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगी करना क्या है। तो वी आर डिस्कसिंग द क्लैरिटी पार्ट, देन वी विल डिस्कस द एक्शन पार्ट। जब आप एक्शन लोगे फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेक्शन करेंगे। तो विद दैट नोट इफ आई से कि जितनी भी नो की सिचुएशन है उनको अगर मैं दो मोटे मोटे कैटेगरीज में डिवाइड करूं, तो पहली कैटेगरी आती है जहां पे लोग आपसे आपका टाइम, आपकी प्रेजेंस, आपके कंफर्ट को डिसबैलेंस करते हैं, जो आपके इसके ऊपर आते हैं, यानी कि पीपल आस्किंग टू बी अलोंग विद मी, मीन्स साथ चलने के लिए कहते हैं कि यार हम घूमने जा रहे हैं, है ना, देहरादून, आप भी चलोगे क्या? यार मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, आपको चाहिए क्या? बीवी बोल रही कि जी आपको भी ये करना था। यानी कि जहां इंसान आपके कंफर्ट को चेंज कर रहा है, यानी कि आप एक कंफर्ट में थे, आपके कंफर्ट को चेंज करना चाह रहा है। एक तो हालात सिचुएशंस वो होती, दूसरी सिचुएशंस वो होती है जहां पे बंदा मनी और मनी रिलेटेड चीजें आपसे मांगता है, जहां आपको पता है कि ये बंदा मेरे से जो चीज क्रिएट कर रहा है, ये कुछ मनी ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है किसी न किसी तरीके से। जैसे कि कोई बंदा आपसे पैसे मांग लेता है, कोई बंदा आपको कुछ बेचने की कोशिश करता है कि भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्योंकि उस सिचुएशन में तो आपका ही पैसा जा रहा है, जहां पे आपको पता है ये मेरा पैसा जा रहा है, बट इस पैसे को मैं देना नहीं चाह रहा, मुझे इस पैसे के साथ डीलिंग करने में, इस एसेट के साथ डीलिंग करने में कंफर्ट नहीं है। आपकी कार किसी ने मांग ली, गाड़ी किसी ने मांग ली आपसे, है ना, किसी तरीके का और कोई और एसेट का फेवर ले लिया। तो यानी कि वो दो सिचुएशंस जहां पे आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, दूसरा जहां पे आपकी एसेट्स की, आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो मोटा मोटा ये दो कैटेगरीज आती हैं जहां पे बहुत बार लोगों को ना कहने में दिक्कत आती है, जहाँ पे उसको लगता है कि यार ये नो नहीं कह पाएंगे किसी तरीके से, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कोई कह रहा है कि चलो जी है ना, घूमने चलते हैं दुबई, गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, और आपको पता है कि यार वहाँ पैसे भी लगने हैं और आपके पास समय भी नहीं हो, कह रहा 2 महीने के लिए चलेंगे, तो आपको ये बहुत क्लियर कट रहेगा कि मैं 2 महीने के लिए नहीं जा सकता किसी भी तरीके, तो आप बहुत अच्छे से मना कर दो, क्योंकि आपका टाइम भी रिक्वायर्ड था, आपकी मनी भी रिक्वायर्ड थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं कि जहाँ आपके, वो कहते हैं ना, कवरेज में आती है, आपको लगता है कि ये मेरे कवरेज का एरिया, यानी कि इसको मैं कर सकता हूँ, आप वहां पे ना नहीं कह पाते। किसी ने कहा जी मेरे को ना 2,000 रुपये दे दो, यहाँ तो 2 महीने की बात नहीं हो रही और ना ही वो 10-12 लाख रुपए की बात हो रही है, तो आपको लगता है 2,000 रुपये मेरे बस के अंदर की बात आ रही है, तो वहां पे हम फंसते हैं, वहां पे हमें लगता है कि यार ये सिचुएशन जो है, इसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी, यानी कि मेरे टाइम की, मेरी प्रेजेंस की, मेरे कंफर्ट की, मेरे पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती थी। आपको लगता है, ये क्या है, लगना है आपका, या आपको विश्वास है कि ये चीज हो सकती थी, बट आप उसको नहीं करना चाह रहे हो। तो क्यों नहीं बोल पाते? सिचुएशन तो पता लगी भाई, मोटा मोटा ये दो कैटेगरीज हैं, और कैटेगरीज पता हो या ना हो, लेकिन ये कि बहुत बार ऐसे हालात होते हैं, अंदर से मन है कि मैं ना कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा। मेन बेस को समझते हैं, क्या रीजन आपको लगता है कि क्यों नहीं बोल पाते हम ना किसी को? कैन यू टेल? तो सामने वाले को एकदम से हर्ट नहीं करना चाहते। बहुत बढ़िया। यस, हम सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही कहा राहुल भाई ने। क्यों नहीं हर्ट करना चाहते, थोड़ा सा इस पे सोचोगे? पर भाई वो अगर मान लीजिए रिलेशन में, हमारे रिलेशनशिप में है और हमसे कहीं जाने के लिए भी कह रहा है, तो वो इसीलिए कह रहा है कि भाई साथ चल, कंपनी हम्म, एंजॉय करेगा वो, भाई अपना समझ रहा है इसलिए कह रहा है, और हम एकदम से उसको ब्लंटली मना कर दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसे भी नहीं लगेगा और शायद हमें भी नहीं लगेगा। हम्म, क्या मैंने तो पूछा इससे, और फिर कई बार हम ये सोचते हैं यार हर बार ही मना कर देते हैं, हम इसे घुमा फिरा के बहुत, करते हैं वो चाहे। बिल्कुल 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 सही आपने बात कही। क्या कोई और बता सकता है राहुल भाई की तरह? बिल्कुल सही बात बताई राहुल भाई ने, कि हम क्यों नहीं बोल पाते ना भाई। सिंपल सा तो शब्द है ना, नो, दो सर शब्द अपन बने। डर सर डर रहता डर के चक्कर, सर डर के लिए। डर? डर कौन सा डर, वही तो पूछ रही हूँ, क्या डर है? सर डर जैसे हम लोगों को क्या होता है, जैसे हम लोग पार्टी से ऑर्डर लेते हैं भाई, बातचीत करते हैं, एग्जाम्पल। तो हम्म, बात करने के बाद क्या इशू आता है, जैसे कि पता है कि आज हमें पार्टी से ऑर्डर मिलना है या हम्म, एक्सपेक्टेशन है, हम्म, खाली प्राइस वॉर का इशू है, हम्म, और ऑर्डर नहीं मिला, तो कम से कम हम 1 महीने 15 दिन के लिए हम बिल्कुल हट जाएंगे मार्केट से, उसके हम्म, सामने से। हम्म, सेकंड थिंग, वो वहाँ आके वो पार्टी वाले का ऑर्डर, उसको दूसरी पार्टी को जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा, तो हम्म, वो आके उसकी प्रेजेंस आगे हो जाएगी, हमारी प्रेजेंस पीछे हो जाएगी। हम्म, ठीक है। तो उसकी हम्म, वजह से हम क्या, प्राइस वॉर के चक्कर में हम कई बार ना, हमें पता है कि हमें जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट या बहुत कम मिनिमम प्रॉफिट में काम करना पड़ेगा,
लेकिन क्या हम्म। करें कि हमें लालच भी होता है प्रॉफिट ज्यादा एक्सपेक्टेशन का, तो उसके हम्म। चक्कर में भी ना नहीं कहते, प्राइस वॉर के चक्कर में हम लोग उसको ऑर्डर हम कहते भी ना तो है ही नहीं, तो एक हम्म। काम कर भाई अपने मन से भर ले रेट। तो या फिर मीन्स वो 2 रुपए 3 रुपए, मतलब डर के चक्कर में। फियर है बिजनेस का कि भाई बिजनेस ना चला, सेल्स नहीं आई, टूट गई, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि अल्टीमेट गेम तो बिजनेस चलाने का है। बिल्कुल सही कहा। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, पहली क्लास से जहां हमारी शुरुआत हुई थी, और मैंने कहा था देखो जी यही फाउंडेशन है, यही कहानी जिसके ऊपर हम दिमाग लगा रहे हैं। कुछ बिलीफ्स हैं आपके, कुछ आपकी मान्यताएं हैं, कुछ आपको लगता है कि यही सत्य है। और हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि बिलीफ आपका सत्य है, यूनिवर्सल सत्य नहीं है। आपको लगता है कि यही सत्य है, और आप दुनिया को कह रहे हो यही तो सत्य है कि मेरा धर्म, मेरा रिलीजन बेस्ट है। भाई ये आपका बिलीफ है ना। जो हमने वो वाली एक्सरसाइज की थी बिलीफ सिस्टम की, और जहां हमने 10-11 बिलीफ को देखा था बदलते हुए, जब हमें देखा नहीं यार ये वाले बिलीफ भी तो अच्छे हो सकते हैं, ये भी तो थॉट हो सकते हैं, तो हमने कुछ बिलीफ पकड़ रखे हैं ना कहने से पहले के। आज उन बिलीफ के ऊपर चर्चा करेंगे और उन बिलीफ को समझेंगे क्या सच में बिलीफ सही थे, या हमने क्योंकि पकड़ लिए, हमने कहीं से विचार आगे तो लेकर आ गए। जैसे कि अगर मैं उसको ना कहूंगा तो उसको मेरा रूड नजर आऊंगा, सेल्फिश फील हो जाऊंगा दूसरे को। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दूसरा, कि दूसरे को कभी ये ना लग जाए कि यार मैं रूड हूँ, दूसरे को ना लग जाए कि मैं सेल्फिश हूँ। तो हम यहाँ पे फोकस कहाँ करें, दूसरे पे। हम दूसरे को, अपने आप को नहीं, दूसरे को अपसेट नहीं करना चाहते, हर्ट फील नहीं कराना चाहते। फोकस किसका हो रहा है, हमें पता है ना कहने से ना मुझे डिस्कम्फर्ट आएगा, मेरे लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, लेकिन हम अब भी किसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के लिए, कि दूसरे को अपसेटनेस ना आ जाए, वो हर्ट फील ना कर जाए, दूसरे के साथ रिलेशनशिप कहीं खराब ना हो जाए। फोकस कहाँ चल रहा है, दूसरा। हेल्पिंग अदर्स इज ए गुड डीड, ना बोलने से दूसरों को ना बुरा लगेगा, क्योंकि बचपन से हमें एक चीज सिखाई गई है, क्या, हेल्पिंग अदर्स ए गुड डीड। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आप ना अच्छा काम करते हो, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में ये विचार है। जैसे बड़ों की अगर बात मानोगे तो आप अच्छे कहलाओगे, वो बड़ा बेशक से कैसा ही हो, निकट्टू क्यों ना हो कहीं ना कहीं से। तो हमने शिफ्ट क्या किया था लास्ट टाइम बिलीफ अपना, कि हमें एल्डरली की नहीं बात माननी, हमें मैच्योर की और एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस को कंसिडर करना है। तो हमने वो वाला बिलीफ वहां पे देखा था कि भाई हर एक को आंख बंद कर फॉलो नहीं करना है। मेरे फादर एक बड़ी अच्छी चीज बोलते थे, कल मेरे एक दोस्त ने याद दिलाई, कि गुरु कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, आंख बंद कर कर उसका फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु से भी तो गलती हो सकती है ना। और एज ए चेले आपके पास फोकस होना चाहिए, मुझे आंख खोल कर रखने की, जो बात कह रहे हैं ठीक है, इवेलुएट करूँ ना करूँ, तर्क वितर्क तो होना चाहिए ना, आंख बंद कर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो हमें किसी ने बता दिया हेल्पिंग अदर्स इज ए गुड डीड, हमें पता ही नहीं रहा कि भाई पहले किसको हेल्प करना है, दूसरे लेवल पे किसको करना है, तीसरे लेवल पर किसको करना है। हम चौथे लेवल की हेल्प के चक्करों में पहले वाले लेवल के लोगों को परेशान कर देते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस ऑफ रिलेशन ही नहीं पता, जो 3 तरीके के रिलेशन हैं जिसके ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा लास्ट टाइम की थी। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहले ना इस चीज को समझो जो आज हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। माइट भी उसको बुरा लगेगा, माइट भी जिसके बारे में आप बात बोल रहे हो ना कि उसको रूड लगेगा, उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, बट उसको अच्छा फील कराने के लिए वाई यू टेक पेन, कि भाई दूसरे को प्लीज करने के लिए, दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए आप अपना हाथ क्यों काट रहे हो। आपका रिलेशनशिप सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आपके साथ था, ताकि आप अपने आप को खुश रख सको। फिर दूसरे नंबर पे आपका परिवार था, यानी कि जो 4 कार्मिक रिलेशन आते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सोलमेट, आपके स्पाउस और आपके किड्स। तो आप दूसरों को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप को और अपने कोर रिलेशंस को पेन में डालने की कोशिश कर रहे हो, उनको डालने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप उसको उस एंगल से देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं से आपको कोई चीज सिखा दी गई है जो गलत चीज थी, जिसकी आपको क्लैरिटी नहीं थी। उस अधूरे ज्ञान के चक्करों में आपने एक चीज पकड़ लिया कि नहीं यार, दूसरों दूसरों के लिए थोड़ी ना जीना है, अपने लिए जीना है सबसे पहले, फिर अपने परिवार के लिए जीना है। यू आर बिकमिंग ए पीपल प्लीजिंग पर्सन एंड अवॉइडिंग द गिल्ट जोन। आप जाने अनजाने में एक मशीन बन गए हो जो पीपल प्लीजिंग है, जो लोगों से यस, लोगों से तारीफ सुनने के लिए, लोगों के को खुश करने के लिए फोकस कर रहे हो कि अगला यार एटलीस्ट
खुश हो जाएगा, मेरे बारे में अच्छा सोच लेगा। यानी कि आप अपने आप को अच्छा बनाने की बजाय दूसरों को अच्छा बना रहे हो कि भाई तू बता मैं अच्छा हूं या नहीं। अगर मैं तेरे को लाख रुपए दे देता हूँ जो मेरे मांगने आया, तेरे को पैसे मिल गए, तो क्या कहेगा मेरे को, बड़ा अच्छा इंसान है। और अगर लाख रुपए मैं नहीं दे पाया उसको, तो क्या सोचेगा, बुरा इंसान है। तो यानी कि उसकी अच्छाई लेने के लिए, उससे प्लीज लेने के लिए अपने आप को मैं क्या कर रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ गिल जोन में। आपका सेल्फ लव, आपका फैमिली का लव, आपका काम के प्रति लव वीक है। आप देखो कि आपका अपने प्रति प्यार जो है ना, वो बहुत वीक है। चलो अपना तो मान लेते हैं, हम तो अपने ऊपर कभी फोकस ही नहीं करते, तो बड़ा डिटेल है। बट परिवार तो हम बड़ा बोलते हैं कि परिवार के लिए जी रहे हैं, मेहनत परिवार के लिए कर रहे हैं, तो परिवार के लिए भी तो वीक है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को करने से आपके अंदर इमोशन आ रहा है, फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपको ना एहसास हो जाता है कि यार इसको ना मैं यस नहीं कहना चाह रहा, है ना, इसको मैं नो कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने सीखी नहीं ना स्किल, हमें पता ही नहीं इस आर्ट के बारे में कि इसको कहा कैसे जाता है। बट हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने काम को स्टेक पे लगा के वो काम कर देंगे, है ना। किसी बंदे ने पैसे मांगे कि जी मेरे को 10,000 रुपये दे दो आप, है ना, आपसे एडवांस, आपने दे दिए। अब वो बंदा छोड़कर चला गया बाई चांस, या 2-3 दिन छुट्टी पे हो गया बिना बताए, तो आपके दिल में तो दुख दुख होने लग गई ना, यार आ नहीं रहा, साला पैसे भी एडवांस ले रखे हैं। परेशान कौन हो रहा है? आप, आपका काम। आप परेशान होगे तो कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई तो दिक्कत होगी ना कहीं पे। आप कह रहे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर अपने आप को परिवार कर परेशान करने पे, अपने परिवार को, अपने काम को सफर करने से कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बना ही पीपल प्लीजिंग हूँ, दुनिया को खुश करूँ। मैं आया हूँ पीपल प्लीजिंग, ताकि लोग मुझे बताएं कि मैं कैसा हूँ, वो मेरे को अप्रूवल देंगे। यानी कि मैं एक दोस्त के साथ था, बैठा था, वो जो आते हैं ना थर्ड पार्ट जेंडर्स, वो पैसे मांगते हैं कि भाई दे दो दे दो, तो उसने पैसे दे दिए। तो उसने बोला कि इनकी दुआएं मिलती हैं, मगर अगर पैसे नहीं देगा तो दुआएं नहीं मिलेंगी। बोला नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, फिर ऐसी दुआओं का क्या जिसको तू पैसे देकर ले रहा है, कि भाई ये पैसे ले लो 10 रुपए, और वो दुआएं देते, फिर हाथ रखता है आपके सर पे, आपके ऊपर। दैट मीन्स यू आर पीपल प्लीजिंग, आप तो दुआओं को खरीद रहे हो, ऐसे मिल जाती है। और वो जो पैसे नहीं देते ना, कई बार मैंने नोटिस किया उनका पैटर्न, वो कुछ गाली वाली भी देकर जाते हैं। तो मैं उस टाइम पे बड़ा हंसता हूँ बैठे बैठे, मैं कहा बहुत बढ़िया था ये, मैं पैसे दे देता दुआ दे देता, अब पैसे नहीं दे तो गाली दे दी, और बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं गिल्ट जोन आ जाता है, तो उस गिल्ट जोन को अवॉइड करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे एक्शन करते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम के अंदर वो बने हुए हैं। तो अदर्स हैज राइट टू आस्क एंड यू हैव द राइट टू रिफ्यूज। आप समझो इस चीज को। आपसे बहुत सारे लोग, चुनाव का माहौल चल रहा है, वोट मांग रहे हैं, है ना, किसको दोगे वोट आप? किसी एक को तो दोगे ना, सबको तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपका जो राइट है वो किसी एक के प्रति है। तो जैसे दूसरों का हक है आपसे मांगने का, आपसे फेवर की उम्मीद करने का, तो आपका भी तो हक है। आप अपने राइट को नहीं जानते, आपको दूसरे का राइट दिख रहा है कि भाई दूसरा बंदा मेरे से कोई फेवर लेने आया है, दूसरा मेरे पास आया किसी उम्मीद से, तो मैं इसकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता। बेशक से मुझे अपने आप को खंजर लगाना पड़ जाए, मुझे अपने आप को परेशान करना पड़ जाए, मुझे कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट में आना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं से सीखा था कि हेल्पिंग अदर्स इज ए गुड डीड, और दूसरों की मदद के लिए अगर थोड़ा दर्द ले लिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं तो दूसरे कौन है जिसके लिए फोकस करना है, क्योंकि हमें रिलेशनशिप की कैटेगरी नहीं पता है कि किसके लिए क्रिएट करना है, नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसे दानी हो तो दिन में 2 फोन तो आते ही होंगे आपके पास में कि सर प्रॉपर्टी आ रखी है ले लो, सर ये इंश्योरेंस आ रखा, क्रेडिट कार्ड आ रखा ले लो। तो अगर ऐसे मददगार हो दूसरों की मदद करने के लिए, ले लिया करो। समझो जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कोर ऑफ द डेप्थ अगर आप जाओगे तो आप ये पाओगे कि कहीं ना कहीं जो माई प्रॉमिस वॉल में बनवाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका सेल्फ लव, आपका फैमिली लव, जो ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज में कराता हूँ, आपका फोकस एरिया कि भाई इस महीने क्या करना है, इस वीक क्या करना है, आपके वर्क के प्रति फोकस एरिया कम है। इसी वजह से हमें अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है। आपका भी तो एक अधिकार है ना, जैसे दूसरों का अधिकार है एज ए ह्यूमन आपसे उम्मीद लगाना, एज ए समाज दूसरों के काम आना। सामाजिक लेवल पर अगर आप जाएं, आप कह रहे हैं जी थोड़ी मदद तो करेंगे, भाई ये अगर है उन लोगों का अधिकार, समाज आपसे एक उम्मीद करता, अपेक्षा करता है, तो आप भी तो अपनी अपेक्षा देखो। आपके पास भी तो एक अधिकार है ना, कि उस काम को तब करना जब आपके अंदर से विलिंगनेस है, जब आपके अंदर से पावर है, एक्साइटमेंट है, जोश है।
तब तो करने की मदद समझ में भी आता है। तो हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं जो हमने पकड़ लिए हैं, उन बिलीफ सिस्टम की वजह से हमें पता ही नहीं है कि भाई आपके पास भी एक राइट है, राइट टू रिजेक्ट, बट राइट टू एक्सेप्ट को आपने कंसिडर कर लिया। अगर ऐसे हो तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपकी वोट चाहती हैं, बट आप तो दे के तो एक किया होगे, और को दे नहीं सकते ना, क्योंकि आपको जो अधिकार मिला एक को चूज करने का मिला है, ना कि अनेक को मिला है। तो ऐसे ही आपके पास हमेशा से अधिकार था राइट टू रिफ्यूज का, जो आपको पता ही नहीं है कि भाई ना कहने का अधिकार भी तो आपके पास है, जिस अधिकार का आप यूज कर सकते हो, बट उस अधिकार को यूज करते वक्त आपको गिल्ट आता है, कैसे मना कर सकते कि अगर एक पार्टी को आप वोट दे के आए तो आपके दिल में गिल्ट आना चाहिए, आपको आके शोक मत आना, अरे यार और लोगों को तो वोट दे के ही नहीं आया, उनको तो मैं रिजेक्ट करके आ गया। बट वहां नहीं करेंगे, क्यों? वहां तो क्लैरिटी हमें कि भाई चुनाव ने, इलेक्शन कमीशन ने हमें अधिकार एक वोट देने का दिया है, ना कि अनेक देने का दिया है। ऐसे ही परमात्मा ने एज ए ह्यूमन आपको अधिकार दिया है राइट टू रिफ्यूज, नो कहने का, ताकि आप खुश रह सको। आपकी अपनी खुद की बाउंड्री, आपके परिवार की बाउंड्री, आपके काम की बाउंड्री को आप समझ सको। अगर हम किसी को ना कहेंगे तो फायदे क्या होंगे? सोचकर देखो, अगर आपने ये स्किल, ये आर्ट सीख लिया आज कि यार ना ना ऐसे बोलना ये तरीका है, और इस बैकग्राउंड को समझ लिया कि जो आज तक मैं ना नहीं कह पा रहा था तो ये गलतियां थी, तो अगर आप सीख लो तो ना कहने के कोई फायदे बता सकता है, मेरे से चर्चा कर सकता है 1 मिनट के लिए कि भाई आप अगर ना कहना सीख लो तो क्या क्या फायदे होते हैं। सोचकर देखो, पुराने पास्ट में जो आपको लग रहा है उसको ना कह देता तो ठीक रहता, तो वो जो ठीक रहता वो क्या होता? सबसे पहले तो सर सेल्फ क्लियरिटी हो जाती है। हम्म। ठीक है। और अंदर से एक हल्का सा फील होता है कि ठीक है यार, मैं हम्म। चाह नहीं रहा था और फिर हम्म। भी सोच नहीं रहा था कि कैसे मना करूं। और हम्म। फिर मैं अगर इसको ना कह पाया किसी हम्म। टर्म में, तो हम्म। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ना रिलैक्सेशन फील में ले जाता है, मतलब उस मोड में ले। फीलिंग, यस। जब आपको उस ना का बेनिफिट नजर आता है तो सबसे पहले एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है, सेल्फ को कहते हैं ना, रियलाइजेशन रहता है कि चलो अच्छा रहा ना कहीं पे, आपकी अबंडेंस जो है ना, थिंकिंग की अबंडेंस क्रिएट हो जाती है। और कुछ कोई बताना चाहेगा कि सोचकर देखो लॉस कोई कम हो पुराना जाएगा। जितना लॉस कम हो जाएगा। लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपके लिए वो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ अटेंशन आपने जो दिया है उस इंसान को, और बाद में आपको लगा यार चीटेड सा फील हुआ यार गलत किया, तो वो जो गिल्ट था उससे बच जाओगे। आपको जो लॉस है समय का और आपके पैसे का वो बच जाएगा, है ना? एनीवन एल्स वांट टू ट्राई फील, या कौन सा ऐसा ना था जहां आपने कहा आज आपको लगता है वो ना कह देता तो ठीक रहता, उससे ये बेनिफिट हो जाता? पास्ट की ब्यूटी यही है कि यू कैन रीलोकेट, रिविजिट इट, यू कैन लर्न फ्रॉम इट। यार ये वाला पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यस कहना, जब आप लोगों को हाँ कहते हो, किसी चीज के लिए बोलते हो, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हीरो तो बना देता है, बट लॉन्ग टर्म में आप जीरो हो, आपने अपना ही नुकसान किया है। सोचकर देखो कितने ऐसे डिसीजंस होंगे आपके जहां आपको लग रहा है यार उस टाइम पे मैं ना कह देता तो ठीक रहता, बट थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि यस कहने से आपको ना वो दिमाग में जो रिलीज होता है ना, कौन सा एक केमिकल होता है जो हम सिगरेट पीने से, दारू पीने से हमें इमीडिएटली होता है, डोपामिन। डोपामाइन। डोपामिन, डोपामिन। तो आप जब किसी को ना यस कहते हो ना तो आपको ना डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि आप बड़े फील करते हो। गिविंग की पावर किसके पास होती है? बड़े इंसान के पास। तो आपको ना उस क्षण भर के लिए ना बड़ा महसूस होता है। तो जब इंसान बोलता है भाई साहब 2,000 रुपये उधार दे दो, तो आपको लगता है दे सकता हूँ, और आप दे देते हो, तो आपको ना एक फीलिंग आती है बड़प्पन की, हाँ मैंने कुछ किया कहीं ना कहीं पे। तो जो डोपामिन रिलीज हुआ था शॉर्ट टर्म के लिए, वो उस टाइम पे तो हीरो फील करा रहा है आपको इनसाइड कि चलो कुछ हुआ है, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको जीरो बना रहा है। जब आप एनालाइज करो अपने पैटर्न्स को देखो, है ना, विनोद भाई ने बोला कि सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल। तो आपका जो यस कहने का तरीका है, आप खुद चूज कर कर देखो, आपको शॉर्ट टर्म में हीरो बनना है, लॉन्ग टर्म में हीरो बनना है। शायद वो इंसान शॉर्ट टर्म में आपको जीरो सोचे कि अरे तो इंसान काम का ही नहीं है मेरे, है ना, ये तो कभी काम ही नहीं आता, यानी कि उसकी नजर में आप जीरो हो गए, बट लॉन्ग टर्म में तो हीरो रहोगे अपनी नजर में, क्योंकि आपको अपनी नजर में हीरो बनना है ना कि दुनिया की नजर में। इट विल सेव ए लॉट ऑफ योर टाइम। आप जब ना कहते हो तो आपका ना बहुत सारा समय बच जाता है।
मान लेते हैं पैसे को ही दिमाग में रखते हैं, क्योंकि ज्यादा तो लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं कि किसी ने पैसे मांगे, तो आपने लेट सपोज 10 20 50 हज़ार रुपये दे भी दिए। अब उससे पैसे निकलवाना भी तो एक काम है, उसके बारे में सोचना, सुबह सुबह प्लान करना कि यार उसने अब पैसे के लिए बोला था, आज मैं फोन करूंगा, तो दिमाग में तो आ ही रहा है ना, समय तो लगी रहा है ना, एनर्जी तो लगी रही है ना आपकी बहुत सारी यूज करने के लिए। किसी इंसान ने आपको बोला था यार वहां चलना है, तो शादी में चलेंगे, और आपको लग रहा है टाइट शेड्यूल है, शादी में पता नहीं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, बट आपने हाँ बोल दिया। बट आपको पता है कि यार अब जाना वहां पे है ना, एनालाइज करना, कौन से कपड़े पहनूंगा, कैसे जाऊंगा, कब आऊंगा, तो वो जो ना नहीं कहा आपने उसको, आपने यस कह दिया, तो वहां पे टाइम तो बहुत वेस्ट हुआ ना, विचार तो बहुत लगे ना, तो इट सेव योर लॉट ऑफ टाइम, इट सेव योर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करता है यार। जब आप लोगों को ना कहना सीख जाते हो तो आपका फोकस आपके प्रति रहता है, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे, आप अपने आप पे ध्यान देते हो, ना कि दूसरों के ऊपर, क्योंकि पैटर्न है ना, ना जब कहते हो तो ना वही इंसान कहता है जो अपने आप से ज्यादा प्यार करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने परिवार, अपने काम के प्रति ज्यादा अग्रसर होता है, क्योंकि उसको पता है कि ना नहीं कहना भाई, ये मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है यूज करने के लिए। बिकम लव्ड वन फॉर सेल्फ, फैमिली एंड वर्क। आपका जो प्यार है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति ज्यादा बढ़ जाता है ना कहने से, क्योंकि आपको रियलाइजेशन होता है, आपको एहसास होता है कि भाई आई एम मोर पर्टिकुलर अबाउट इट, मुझे पता है कि यार ये मेरी प्रायोरिटी ऑफ सीक्वेंस इस तरीके से है, जिसके ऊपर मैं दिमाग दे रहा हूँ। यू गेट मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि आप जब ना कहते हो तो अगले बंदे को क्लियर हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं लगाने, वो अपना जुगाड़ अपने आप तलाश करेगा, अपना फोकस करेगा, क्योंकि भाई वो इस धरती पे आपके भरोसे तो नहीं आया था ना, और आपने तो जिम्मा नहीं लिया है। आप तो जिम्मा अपने परिवार का भी नहीं ले सकते, वो भी अपनी चॉइसेस रखते हैं, वो भी अपने कर्म लेकर आए हैं, अपने हालात लेकर आए हैं, जिस हिसाब से करेंगे। आप जब ना कह देते हो तो किसी को क्लैरिटी देना कि भाई देख मेरे से नहीं हो पाएगा, कुछ और जुगाड़ कर ले, तो वो अपने आप देखेगा, तो यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट विद दैट पार्ट। प्लस अब ये तो हो गया नॉलेज वाला पार्ट, कि इन डेप्थ हम गए, हमने समझने की कोशिश करी वो दो हालात कौन से जहाँ पे हम ना नहीं कहते, मोटा मोटा वो दो ही कैटेगरीज है जहाँ पे ना की बात होती है, जहाँ पे आपका टाइम, आपकी प्रेजेंस, आपके कंफर्ट को हिलाया जाता है। दूसरा जहाँ पे आपका पैसे, पैसे से रिलेटेड आपकी एसेट्स को लोग लेने की कोशिश करते हैं, है ना, वहां पे नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम है। कौन से बिलीफ सिस्टम है? वो इतने घटिया, इतने पुराने, इतने ओल्ड है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो बने किस चीज के लिए थे। शेयरिंग इज केयरिंग फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नॉन के लिए था, ना कि दुनिया जहान के लिए था। शेयरिंग इन केयरिंग, तो शेयरिंग इज केयरिंग क्या किया, तो आपने सारे पैसे इकट्ठे किए, शेयर कर दिए कि जी मैंने 20 30 लाख रुपए कमा रखे हैं, आई वांटेड टू शेयर। सब लोगों को बुलाया, लाइन में आ गए, तो जो कैजुअल लोग थे, जो अननोन लोग थे, वो भी आ गए, तो आपको लगा बहुत अच्छा काम किया। अरे घटिया काम किया, क्योंकि आपको बिलीफ, उस विचार के बारे में क्लैरिटी नहीं थी। तो बहुत सारे बिलीफ के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए हमारा दिमाग कहता कि नहीं यार कह दो। और ना कहना तो इतना पुण्य का काम है, अगले को आप क्लैरिटी दे रहे हो कि भैया ये उम्मीद किसी और के पास ले जा, मैं फोकस्ड हूँ अपने आप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, काम के प्रति यूज करने के लिए। तो चेक पॉइंट्स क्या है कि किसको ना कहना है, किसको हाँ कहना है, तो वो पता तो लगे कि भाई मुझे इसको हाँ कहना है, इसको ना कहना है। तो मैं आपको ना 3 ऐसे एक्शन पॉइंट देने वाला हूं, क्योंकि अब क्लैरिटी से कहा जा रहा है एक्शन की तरफ, CAC। तो अगर मैं एक्शन की तरफ आता, तो मैं 3 ऐसे आपको पॉइंट देने वाला हूं जहां से आप चेक कर सकते हो कि इस सिचुएशन में ना कहना है और इस सिचुएशन में ना नहीं कहना। आप मेरे साथ हो, देखना चाहते हो 3 पॉइंट कौन से हैं, ताकि आपको एटलीस्ट वो पता तो लग जाए, एहसास तो हो जाए कि यार ये वाली सिचुएशन में मैं पक्का ना कह दूं, इसके लिए दिमाग नहीं लगाऊं। जैसे किसी इंसान ने आपको ये कहा कि भाई 2 महीने के लिए छुट्टियों में चलना घूमने के लिए, आप पैसे दोगे अपने भी और मेरे भी, ठीक है जी, और हम दोनों ही चलेंगे, परिवार को लेकर नहीं चलेंगे, तो आपका कितना ही सगा दोस्त क्यों ना हो, क्या आप उसको हाँ कह सकते हो? ये वाली सिचुएशन जो मैंने आपके साथ क्रिएट की, आप सभी के साथ में, तो क्या आप उसको हाँ कह सकते हो? यस बोलोगे, आप उसको नो बोलोगे? कोई भी बिल्कुल। इंसान जो आपका क्लोज है, वो बोल रहा है कि 2 महीने घूम के आएंगे छुट्टियों में, फैमिली को लेकर नहीं जाएंगे, और आप मेरे पैसे दोगे और चलते हैं, तो ऐसे इंसान को क्या आप यस कहोगे? ऐसे सिचुएशन में यस कहोगे? कितना ही क्लोज क्यों ना हो आपका वो। नो सर, सर नहीं पहली बात बोल तो सकते। सर पहली सिचुएशन तो आज आप कह रहे हैं कि आप बताएं, तो सर हम बताएं सर 2 महीने के लिए तो हम जा ही नहीं पाएंगे। हाँ तो क्यों मैंने एग्जाम्पल लिया? क्योंकि इतना वियर्ड एग्जाम्पल, आपको पहले ही झटके में पता है सिचुएशन में ना कह दूंगा, एक ही झटके में पता लग गया ना आपको। बट आपसे किसी
टीम मेंबर ने आके बोला कि सर मेरे को 1,000 रुपए दे दो, मेरे को जरूरत है ना, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे इस वाली सिचुएशन को मैंने बताया, आपने एक झटके में कह दिया, अरे ना ही तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, साला परिवार भी नहीं लेके जा रहे, पैसे भी मुझे देने, 2 महीने के लिए जा रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन मैंने दी जहां आपके दिमाग ने एकदम से कह दिया इसको ना कहना है। दूसरी सिचुएशन में आपको दे रहा हूं कि भाई आपने 1,000 रुपए आपके टीम मेंबर ने मांग ली, आपके स्टाफ ने कि सर 1,000 रुपए दे दो, मैं आपको 3 दिन में लौटा दूंगा। यहां आप ना नहीं कह पा रहे हो, यहाँ आपको लगता है कि चलो दे देते हैं, या कोशिश करते हो क्रिएट कर देते हैं यूज करने के लिए। तो ये 2 वियर्ड एग्जाम्पल मैंने जो दिए आपको, ये इसलिए दिए कि क्या ऐसा था आपके दिमाग में, आपकी कैलकुलेशन में, आपके विचारों में, कि एक जगह पे आप फट से ना कह सकते हो, दूसरी जगह आप ना नहीं कह पा रहे हो यूज करने के लिए। तो उसके 3 एक्शन पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। ये 3 एक्शन पॉइंट को आज पकड़ लेना, आपकी लाइफ आधे से ज्यादा सोट हो जाएगी। पहले क्या है, चेक करो फीलिंग के लेवल पे आपका यस में फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस है क्या, या आपके यस कहने में प्रेशर, बर्डन या पेन आ रहा है। जैसे कि बाई चांस वो इंसान जो ये कह रहा है जी आपको मेरे साथ 2 महीने चलना होगा, पैसे आपको देने होंगे, हम दोनों ही चलेंगे, परिवार को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आपको ऐसे सिचुएशन में यस कहना पड़ जाए, तो आप जब यस कह रहे हो आपकी फीलिंग कैसी होगी? क्योंकि सबसे पहले तो आप महसूस कर सकते हैं, इमीडिएट आती है आपके पास, ये कैसी फीलिंग होगी? ये प्रेशर की, बर्डन की, पेन की। तभी तो आपने एक झटके में कहना है ना ना मैं नहीं कहूंगा भाई, यस कह ही नहीं सकते आप। बट जब आपके अंदर बात आई कि यार मैं इस बंदे को ना 1,000 रुपए दे देता हूँ टीम मेंबर, 3 दिन की तो बात है, इतनी तो मेरे पास सैलरी भी रखी हुई है, अगर बाई चांस छोड़ के सैलरी में से काट लूँ, तो इस जगह पे आपने यस कहने पे क्या था, आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आ रही थी, है ना, कि चलो यार कर देता हूँ मदद, एक एक्साइटमेंट था, एक हैप्पीनेस थी, चलो यार इसकी जरूरत है, मजबूरी है, आज मदद कर देते कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है जब भी ऐसे हालात आते हैं आपके पास में, कि आपकी फीलिंग क्या कह रही है। अगर आपकी फीलिंग फुल ऑफ एक्साइटमेंट की है, हैप्पीनेस की है ना, कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो आप यस कह सकते हैं। और अगर आपको उसके अंदर बर्डन आ रहा है, आपको पेन आ रहा है, आपको प्रेशर आ रहा है, आपको ना सोचना पड़ रहा है कि आज है ना रात को मूवी के लिए चलेंगे यार, आज मूवी देख के आएंगे, 10 से 1 बजे का शो, पैसे मैं दूंगा आपके, तो आपको इस डिसीजन पे, सिचुएशन पे सोचने में समय लग रहा है। यार रात को जगना भी पड़ेगा, है ना, फैमिली को बोलना भी पड़ेगा, अगले दिन मेरी क्लास भी है ना, यानी कि सोचना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको बर्डन लग रहा है, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा ना, फुलफिलमेंट नहीं आ रही, हैप्पीनेस नहीं आ रही। तो जिस डिसीजन के अंदर आप जब यस या नो कह रहे हो, और जो आपको लग रहा है कि मेरे को यस कह रहा है, नो कहना, तो बहुत पहले आपकी फीलिंग आपको बता देती है कि भाई इस वाले डिसीजन के साथ मुझे फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस आ रही है, तो इस डिसीजन को कंसिडर किया जा सकता है। मतलब डिसीजन को सुनते ही, उस विचार को सुनते ही प्रेशर सा फील हो रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बर्डन फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो इसका मतलब 100% वो चीज ना के लिए बनी थी। आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी गट फीलिंग आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपने उसको जागृत नहीं कर रखा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रखे हो। दूसरी पावर, दूसरा जो स्टेप है, वो क्या स्टेप निकल कर आता है दूसरे वाला, कि डिफाइन करो, चेक करो आपके वैल्यू सिस्टम और आपके कमिटमेंट की कैटेगरी में आता ही नहीं आता है। यानी कि हमने एक वैल्यू सिस्टम की एक्सरसाइज बनाई थी, वो बहुत काम आती है लाइफ में। आपके कमिटमेंट की कैटेगरी है कि आप डिफाइन करो सबसे पहले तो आपके वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके कमिटमेंट्स क्या है, और चेक करो कि यार ये जो बंदा आ रहा है, ये जो सिचुएशन है, या जो ये मेरे सामने भी प्रपोजिशन आई है, इस प्रिपोजिशन में मेरा वैल्यू सिस्टम और मेरा कमिटमेंट क्या है। जैसे कि जो आपके लिए वैल्यू नहीं रखती हैं, यू कैन इजीली से नो। जैसे लेट्स ड्रिंक ए वाइन एंड ईट नॉन वेज। आपको कोई इंसान ये कहता है कि चलो आज रात को ना दारू पियेंगे दोस्त यार, सेलिब्रेट करते हैं, मेरी ना बहुत बड़ा ऑर्डर लग गया है। आप ना तो दारू पीते हो ना नॉन वेज खाते हो, तो क्या ऐसे इंसान के कहने पर, कितना ही सगा क्यों ना हो वो आपका, कि आप दारू पी लोगे, नॉन वेज खा लोगे? क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों आपने उसको ना कह दिया? भाई उसकी जॉब लगी है, आईएएस ऑफिसर बना बंदा, तो आपको एक्साइटमेंट तो आ ही रहा है, हैप्पीनेस भी आ रही है, लेकिन वो कह रहा है कि आज ना दारू पियेंगे भाई दोनों,
तो मेरा पक्का यार है, नॉनवेज खाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप ना क्यों कह पा रहे हो उसको? कैन यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो दूसरी चीज निकल कर है वो निकल कर है कि जो चीजें आपके वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं होती हैं, जो चीजें जो आपके कमिटमेंट से अलाइंड नहीं होती हैं, जो चीजें, वहां पे आप बहुत आसानी से ना कह सकते। तो यानी कि आपको दूसरी चीज को लेकर जो प्रेजेंट होना, वो प्रेजेंट होना है आपको इस चीज को लेकर कि मेरा कमिटमेंट है क्या। जैसे कि मेरा कमिटमेंट अगले 3 महीने के लिए एक मेंटरिंग पे चल रहा है, जहां पे मैं 1.5 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ। वहां पे 4 घंटे मिलते हैं हर संडे, यानी कि 4 घंटे की वैल्यू, यानी कि एक क्लास की वैल्यू मेरे लिए 35,000 रुपये बनती है, जिसकी ना तो कोई रिकॉर्डिंग मिलती है, और अगर लेट जाओ, होमवर्क करके ना जाओ, तो बाहर बैठा दिया जाता है। तो ऐसे में मेरे किसी रिश्तेदार की शादी हो सैटरडे के दिन, तो क्या मैं वो रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जाऊंगा? नो। कैन यू से इनटू द चैट बॉक्स, और प्रेजेंट रहो ना मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा कमिटमेंट है, मुझे खुशी है उसकी एक्साइटमेंट है, उसकी शादी में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन भी है कि यार मैं जाऊं, मजा आ जाएगा, एंजॉय कर लूंगा। बट क्योंकि मेरा कमिटमेंट लाई नहीं कर रहा जी, कमिटमेंट दे रखा है, देखना पड़ेगा कि कमिटमेंट अभी किसके लिए बना हुआ है, कौन मेरे इसके अंदर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे यूज करने के लिए। और तीसरी चीज जो आपको चेक करनी है, जो बहुत बार आप चेक ही नहीं करते हो, कि चेक करो जिस इंसान को आप ना कह रहे हो या हाँ कह रहे हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप की कैटेगरी कौन सी है। वो आपके क्लोज रिलेशन के अंदर आता है या कैजुअल रिलेशन के अंदर आता है। लास्ट टाइम हमने बात की थी ना, एक हो गया पर्सनल रिलेशन, जहां पे आपको कुछ भी करना पड़ जाए तो आपको दर्द नहीं होता, आपकी खुशी होती है उस सेक्रीफाइस के अंदर। एक होते फंक्शनल रिलेशंस, जहां पे मीनिंगफुल पर्पसफुल रिलेशनशिप बनाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बनाया है। धीरे धीरे इसी फंक्शनल रिलेशंस में से लोग कहाँ जाते हैं? पर्सनल की तरफ चले जाते हैं। जब हमें प्रोफेशनली लोग मिलते हैं किसी न किसी माध्यम से, और वहां से ऐसे हमारे याराने हो जाते हैं, वो अपने बिल्कुल परिवार की तरह बन जाते हैं। और कुछ होते हैं कैजुअल, तो कुछ नहीं होते, ये बहुत सारे होते हैं कैजुअल, पहले हमें डिफरेंस ही नहीं पता है। यार ये वाला तो मेरी कैजुअल कैटेगरी के अंदर है। हम उन कैजुअल को प्लीज करने के लिए यस कहते रहते हैं, हम ना नहीं कह पाते। तो मैंने आपको थंब रूल क्या दिया, जब भी आप किसी को यस या नो कह रहे हो, उस यस या नो के अंदर सबसे इमीडिएटली आपको आपकी फीलिंग बताती है। आप अपनी फीलिंग को महसूस नहीं कर पा रहे, तो आप देखो आपके वैल्यू सिस्टम, आपके कमिटमेंट को देखो। भाई आपका वैल्यू सिस्टम शाम के टाइम आपके परिवार के साथ होना है, ना कि दारू पीना किसी क्लाइंट के साथ, किसी वेंडर के साथ बैठकर। अगर आप अपना कमिटमेंट उसको नहीं दिखाओगे कि देखो जी मेरा शाम का टाइम अपनी बेटी के लिए कमिटेड है, क्योंकि उसके एग्जाम आ रखे, होमवर्क कराना होता है, मैं माफी चाहूंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपकी पार्टी स्पॉन्सर कर देता हूँ अपने तरफ से, मेरी इच्छा थी आने की लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। ऐसी बात सुन के उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी उस बंदे की आपके प्रति, वो आपके को अपने आप को देखेगा कि हाँ ये इंसान कुछ है कमिटेड किसी न किसी चीज को लेकर, है ना, क्योंकि वो इंसान आपका क्लोज भी था, तो क्रिएट हो सकता। तीसरी जो सिचुएशन है, रिलेशनशिप को जरूर कंसिडर करो। हर इंसान को अगर उसी डंडे से हाकोगे जो एक डंडा है, तो क्लोज में और कैजुअल में डिफरेंस क्या होगा? कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करोगे ना, स्पेशल फील कराओगे ना, रिलेशंस को स्पेशली तो फील कराना होता है। तो स्पेशल कैसे होता है? आपके एक्शन से, आपकी बातचीत से, आपके संसाधन से, आपके वोट से। अब हम बात करते हैं आर्ट ऑफ सेइंग नो, हाउ टू से नो। ये पता लग गया योगेश्वर जी कि ना कहना है, और मुझे ना बहुत बार एहसास हो जाता है कि ना कहना है, लेकिन कहूं कैसे? मामला तो ये है, क्रक्स तो ये निकल कर आता है, जिसके ना बिल्कुल सिंपल से ना 2 फंडे, बहुत क्लियर कट। पहला फंडा ये है कि जहां पे आप क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह सकते हो उस इंसान, यानी कि बेस्ट स्टेट क्या है, आपको ना लुकिंग गुड में नहीं जाना, पीपल प्लीजिंग पर्सन नहीं बनना है, जहां पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह सकते हो विदाउट फेक होप और प्रॉमिस, बट इन ए पोलाइट वे। तो मैंने यहाँ स्ट्रेट नो कहने के लिए कहा, रूड होने के लिए नहीं कहा है। सब शब्द को पकड़ना, आप मैं क्या कह रहा हूँ। रूड नहीं होना ना कहते हो, अहंकार नहीं लाना है, अपने अंदर ईगो नहीं लानी। आपके शब्द, आपके कहने का तरीका, आपका लहजा पोलाइट होना चाहिए। जैसे इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो आप देखते हो, बहुत बार आपके पास इंश्योरेंस की कॉल आती है, प्रॉपर्टी वालों की कॉल आती है, बहुत बार आपके पास क्रेडिट कार्ड की कॉल आती है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कह देते हो, नहीं यार नहीं चाहिए। तो आपकी हैबिट ना कहते वक्त हमेशा पोलाइटनेस की होनी चाहिए, वो किसी भी इंसान को आप कह रहे हो, क्योंकि इंसान ना को रिजेक्शन की तरह लेता है।
लोगों को पता ही नहीं ना कहना मेरा अधिकार है। लोगों के ये अधिकार यूज करते हुए अपने आप को डिमीन फील होते हैं, यार मुझे कैसे ना कहेंगे। तो बेचारों को पता ही नहीं। तो सबसे पहले हम एक चीज जो कर सकते हैं कि हम जब भी ना कहेंगे बहुत प्यार से, बहुत पोलाइट वे में, विद इमोशन कहेंगे कि यार देख, मैं नहीं कर पाऊंगा प्लीज, है ना। तो उसके अंदर आपका वो शब्द आने चाहिए यूज करने के लिए। दूसरा जिसकी आपको मास्टरी करनी है, थॉटफुल से नो। थॉटफुल से मतलब आपको पता है कि यार यहाँ पे ना कहना है, तो थोड़ा सा ना विचार लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ना बोलने का तरीका, थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप ना कहो तो सॉरी नहीं बोलना है। कितनी बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग, मैंने बोला कि यार मेरे साथ ना घूमने चलो आप, 2 दिन का ट्रिप, तो आप सबसे पहले वो इंसान क्या बोलता है? सॉरी यार मैं नहीं जा पाऊँ। ये पैटर्न देखा आपने लोगों का बहुत बार, कि वो इंसान मैक्सिमम यही होता है। हाँ, तो वो उस बेसिक फाउंडेशन को खराब कर रहा है। जब आपसे कोई कोई चीज उम्मीद करने आया, कोई चीज लेने आया, कोई चीज के लिए आपके पास कोई प्रपोजल आया, उस प्रपोजल को आपको ना कहना है, तो उस ना कहने से पहले सॉरी नहीं कहना है। यानी कि नीम और वो नहीं, करेला और वो भी नीम चढ़ा। तो एक तो आप ना कह रहे हो, जो उसकी हर्ट फीलिंग में जाता है, उस बेचारों को पता ही नहीं क्या है, ऊपर से आप सॉरी कर रहे हो। तो सॉरी इज नॉट ए गुड वर्ड। रादर देन से थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू फॉर एक्सपेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस प्रपोजल। तो आपकी लैंग्वेज हमेशा थैंक यू से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि थैंक यू के अंदर आभार होता है, थैंक यू के अंदर पोलाइटनेस होती है, थैंक यू के अंदर प्यार होता है, थैंक यू के अंदर लाइटनेस होती है, थैंक यू के अंदर हम्बलनेस होती है। थैंक यू यार फॉर कंसिडरिंग मी मूवी के लिए, रात को चलने के लिए। थैंक यू यार मेरे से उम्मीद लगाने के लिए कि तेरे को लगा कि मैं तेरे को शायद लाख रुपए दे पाऊंगा। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग और मुझसे ये बात करने के लिए आकर। तो ऑलवेज ऐड थैंक यू विद दीज वर्ड्स। सेकंड, से योर सिचुएशन और रीजन विद इमोशन। थैंक यू यार मेरे को इस मूवी के लिए कंसिडर करने के लिए। मेरा भी मन था ऐसे मूवी देखने के लिए, जाने के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझे कंसिडर कर रहे थे। लेकिन आज है ना, मेरे को अपनी बेटी को ना पढ़ाना है यार, उसके साथ रुकना है। उसका ना मैंने उसको प्रॉमिस कर रखा है कि आज पापा जल्दी आएंगे, है ना। तो मैं कर नहीं पाऊंगा इस चीज को। आपको आपका रीजन या वो सिचुएशन बतानी है जिसकी वजह से आप उसको ना कह रहे हैं। और तीसरा आता है, अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि आप उसके लिए कोई ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो, तो वो आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर है ना 2-3 सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे, है ना। पहली सिचुएशन डिस्कस होगी ये वाली कि यार थैंक यू मेरे को मूवी और पार्टी के लिए कंसिडर करने के लिए। मेरा भी मन था, बड़ा अच्छा लगा आपने मेरे को कंसिडर किया। लेकिन है ना, आज फैमिली में ना एक फंक्शन हो रहा है, छोटी सी बर्थडे पार्टी है। वहाँ पे ना ऑलरेडी कमिटमेंट है वाइफ का, तो वहाँ के लिए मैंने प्रॉमिस कर रखा है। मैं ना किसी दूसरे दिन प्लान कर लेते हैं, अगर आज की जगह हम किसी दिन दूसरे दिन चलते हैं ना, उस दिन मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। या मैं ना यार बड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा, तो तेरी इस पार्टी का ना आधा खर्चा मैं दूंगा यार। या वट एवर बी द रीजन, जो भी आपको लगता है कि कोई भी उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, कोई रिकमेंडेशन होता है, कोई सिचुएशन होती है, दैट हैज टू बी गिवन एज ए ऑप्शन, एज ए सॉल्यूशन, एज ए पार्ट। जैसे किसी इंसान ने आपको बोला कि यार मेरे को ना 50,000 रुपये की मदद कर दे 1 महीने के लिए, है ना। और पैसे के मामले के लिए तो आप क्लियर हो जाओ कि पैसे रिलेशन सच में खराब कराता है। तो आपको तो इसकी तो मास्टरी कर लेनी चाहिए, इसकी तो आपके ना शीशे के सामने जा जाके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ना कहने की, है ना। तो आपने बोला कि यार 50,000 रुपये दे दे। नवीन भाई, थैंक यू सो मच ट्रस्टिंग मी, कि आपको एटलीस्ट मेरे से उम्मीद हुई कि योगेश्वर भाई आपको 50,000 रुपये दे देगा। और क्योंकि पैसे ना सबसे नहीं मांगे जाते, तो आपने मुझको कुछ ना कुछ विश्वास किया होगा, देखा होगा। लेकिन सच में अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि अभी है ना, मेरा जो मंथ एंड चल रहा है, और मेरे लिए भी बड़ा क्रिटिकल है पैसा एकदम से इतनी अमाउंट को अरेंज कर पाना। और फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं ना, वो मैं अपनी मैनेजमेंट अपने परिवार से डिस्कस कर कर लेता हूँ। तो अभी कल परसों मैं किसी के लिए डिस्कस कर रहा था, उसको 20,000 रुपये की जरूरत थी, वो भी हम अरेंज नहीं कर पाए थे। मैं तेरे लिए एक चीज़ कर सकता हूँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, अगर तेरे को लगता है मैं तेरे को क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा देता हूँ, उससे तू पैसे दे दे। या मेरा एक दोस्त है जो ना पैसे का काम करता है, मैं तेरे को वहां से अरेंज करा सकता हूँ। या मेरा एक दोस्त है जो लोन कराता है, अगर तू अपने डॉक्यूमेंट दे दे
तो मैं उसको लोन की बात कर सकता हूँ कि इमीडिएटली छोटा लोन दे सकता है कहीं ना कहीं पे। तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है जिसमें आपको देखना है कि आप इसको कैसे क्रिएट करो। तो एक बार हम इसकी ना प्रैक्टिस करते हैं सारे मिलकर, कि कोई भी एक इंसान एक सिचुएशन देगा, दूसरा इंसान उस पर कोशिश करेगा 3 पैरामीटर को कंसिडर करते हुए। पहला थैंक यू के साथ, दूसरा दैट सिचुएशन एंड रियल जो आपके साथ हालात है उसके आसपास बात करते हुए, तीसरा जो स्टेप है वो आपकी चॉइस है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो दो, अदरवाइज धर्मात्मा मत बनो। आपको लगता है कि है तो क्रिएट करो, नहीं तो क्रिएट मत करो। क्लियर है जी? अब जैसे कि मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप में से कोई ट्राई करना। एक इंसान आया आपके पास में, वो कह रहा है कि सर नौकरी दे दो मेरे को, बहुत जरूरत है, मैं आपके यहाँ पे ना झाड़ू पोछा बर्तन थोड़े बहुत काम सारे कर लूंगी, कुछ ना कुछ मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मेरे को नौकरी दे दो सर। आप कह रहे हो कि जी आप मेरे से ना पैसे ले लो, आपकी मदद कर देता हूँ 10 रुपये। नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकती, आप मेरे को नौकरी दे दो। तो आपको अगर ऐसे इंसान को ना कहना है जो आपके दरवाजे पे खड़ा है आकर और आपकी से मदद की उम्मीद कर रहा है, तो आप कैसे उसको ना करोगे? सिचुएशन तो समझ में आ गई? विल ट्राई। सर उसको हम यही कहेंगे कि भाई हमें तो जरूरत नहीं है अभी, अगर बाई चांस जरूरत नहीं है हमें किसी बंदे की, तो यही बोलेंगे कि मैं भाई हूँ, मेरे को। मैं हूँ राहुल भाई, मैं आया आपके दरवाजे पे, हाँ मैं जी। आपके घर पे आया कि सर मेरे को काम दे दो, मेरे को काम की जरूरत है, मैं आपका झाड़ू पोछा बर्तन कर दूंगा, आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा आपके घर पे। और फिर मैं पड़ोस में काम करता हूँ, तो मुझे लगा मैं आपके घर पे भी काम कर रहा हूँ, उनके घर पे ना पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा जरूरत है काम की, तो आप मेरे को प्लीज़ काम दे दो अपने घर पे। मैं वही कह रहा हूँ सर, अगर जरूरत होगी भाई मैं कहीं पे हम कर सकते होंगे तो हम कहेंगे ही कि भाई ठीक है बंदा सही लग रहा है। आंसर मी, आंसर मी, अच्छा आंसर मी। आपको मतलब पूरा हाँ, वैसे करना यस है। यस 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 यस। अब सर फिर तो थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा कि अगर मेरे पास अगर कोई कोई पोजीशन ऐसी है कि मैं निकाल सकता हूँ, या डायरेक्टली नाक पे ही रखें कि भाई ना ही ना पे, ना के पे जा रहे हैं ना, ना की। क्यों उस ठीक है। जगह पे जा रहे हैं? हाँ, ठीक है हमें तो भाई। प्रैक्टिस। सर मुझे तो अभी जरूरत नहीं है योगेश्वर जी, अभी भाई मेरी कंपनी में भी जगह कोई ऐसी है नहीं। हाँ लेकिन आप बंदे बढ़िया हो, सही हो, ट्रस्टवर्दी हो, सारी चीज है, तो मैं देखता हूँ अपने रिलेशन में या रिलेटिव्स में या कहीं पे अगर आपके लिए कुछ मैं कर सका तो जरूर मैं आपको 2-4 दिन में आप मुझे कॉल कर देना, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में टच में गुड, करता हूँ। ठीक है सर। गुड ट्राई, गुड ट्राई। वो विल ट्राई मोर, कौन लगाएगा दोबारा से ट्राई? स्ट्रक्चर 3 स्टेप्स क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ सर। जी नवीन। थैंक यू आई थी सर। तो मैंने बोल दिया, मतलब कोई भी आपकी जगह अगर कोई भी आ रहा है जैसे, तो हम्म, उसको पहले मैं थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको यहाँ रख सकता हूँ। हम्म, सेकेंडली मैं उसको फिर अपनी सिचुएशन बताऊंगा। हम्म, सिचुएशन में ये जैसे कि भाई अभी तो मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि अभी मैंने 1 महीने पहले बंदा रखा है हम्म, और मेरा भी एक लिमिटेड बजट है। तो मैं हम्म, ऐसे ही बिना नीड के आपको रख नहीं सकता। बट हाँ, हम्म, मेरी नॉलेज में जो है कुछ मेरे बिजनेस सर्कल में है, बट वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैं जरूर आपके लिए वहाँ बात करूंगा। और जैसी ही बात बनती है आप अपना नंबर दे जाओ, मैं आपको डेफिनेटली जो है कॉल करके ब्यूटीफुल, आपको। ब्यूटीफुल। कैन यू अंडरस्टैंड? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इस चीज को समझो जो अभी हमने की है। जैसे ही ये स्ट्रक्चर में आई, नवीन भाई ने क्या डाला, इसको स्ट्रक्चर में डाल दिया। पहले स्ट्रक्चर क्या था? थैंक यू के साथ एक्नॉलेजमेंट, उसको अप्रिशिएट करना, उसके साथ कंसिडर करना। दूसरा सिचुएशन हालात को बताना। और तीसरा, अगर आपके पास जेन्युइनली ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को उसके सामने रखना। तो एज ए ह्यूमन वो बंदा जिसकी साइकी वो आपको बहुत पावरफुल वे में देख रहा है कि यार ये बंदा अच्छे से ना कह रहा है, उसको नहीं पता कि आपने साइंस पकड़ रखी है कि भाई हाउ टू डील ह्यूमन वाली साइंस आपने पकड़ रखी है, लेकिन उसके वर्ल्ड में वो लैंड कर गया कहीं ना कहीं। आर यू गेटिंग? मैं एक और सिचुएशन देता हूँ, दोबारा से ट्राई करते हैं। मैं आपका टीम मेंबर हूँ और पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ आपके साथ में, और मुझे अपनी बहन की शादी करानी है, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि सर मेरे को ना आप 2 लाख रुपए दे दो, और आप मेरी सैलरी में से काटते रहना। मेरी सैलरी लगभग 30,000 रुपये के आसपास है ना? कि सर आप मेरी सैलरी में से काटते रहना, है ना? ये ज़्यादातर सिचुएशंस आती हैं लोगों के पास में। इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे आप? कैसे आप इसको आंसर करोगे? तो जनरली तो इस कंडीशन में तो हम यही कहेंगे भाई, पहली बात तो तू 2 लाख रुपए अमाउंट मांग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और 2 लाख तूने कहा है कि सैलरी में से काट लेना। भाई 30 हजार में तो घर का खर्चा भी निकालेगा तो कितना कटवाएगा पैसे? चल तो 5 हजार महीना कटवाता है, तो 5 हजार महीने के कटवाने में तो कई साल लग जाएंगे बैठ के।
तो मैंने कहा ये तो कोई सिस्टम नहीं है और मैं बंद जाऊंगा तेरे साथ तो। बेस्ट एग्जांपल देखा ये नवीन पंकज भाई ने जो दिया है, भाई अगला बंदा खुंदक में आ जाएगा। आर यू गेटिंग? इसीलिए तो हमें नहीं पता ना कि आंसर कैसे करना है। पर करते हम यही है ना, हम करते हाँ, यही है, वही मैं करते कह ही रहा हैं हूँ, हम। ये बेस्ट मेरी एग्जांपल बात दिया यही है। पंकज भाई ने। जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है इनको थैंक यू बोल देना कि हम साला ऐसे ही करते हैं, उल्टी कर देते हैं। हमने उस पकड़ा ही नहीं कि भाई कोई भी बंदा जब आ रहा है और मुझे पता है इसके प्रपोजल को मुझे रिजेक्ट करना है, वो कोई इंश्योरेंस बेचने आए, कोई पैसे लेने आए, कहीं घूमने के लिए आए, किसी भी तरीके से आए, ये 3 स्टेप की अगर आपने मास्टरी नहीं कर रखी, वो बंदा आपको खुंदक की नजरों से देखेगा, क्योंकि वो किसी उम्मीद से आ रहा है। आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर, उसके साथ सॉरी बोल रहे हो। वाई यू सॉरी? यू फील प्राउड, उसने आके एटलीस्ट बात की तो एक्नॉलेज इट। थैंक यू सो मच यार कंसिडरिंग, थैंक यू सो मच कंसिडरिंग, मैं ट्रस्टिंग, थैंक यू सो मच एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। तो एटलीस्ट उसको पहले उस फील्ड में तो लाओ, उसको तो लगे तो सही कि हाँ यार ठीक है। फिर उसके बाद अपने हालात बताओ, उसके बाद उसको कोई ना कोई ऑप्शन दो अगर दे सकते हो। थर्ड स्टेप का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास जेन्युइनली है कुछ तो उस टॉपिक पे बात करो, अदरवाइज झूठी उम्मीद नहीं देनी है। यहाँ पे पहला स्टेप आ जाता है वापस। पहला स्टेप क्या था? स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, बट विद पोलाइट वे। तो वहां पे आप किसी को उम्मीद नहीं दे रहे, तो यहाँ से वो पीछे वाला पॉइंट ट्रिगर हो जाता है। तो 2 ना है। पहला ना आपको पता है यार यहाँ पे ना कुछ नहीं लगना, ना कहो और आगे बढ़ो, बट से इन टू दी पोलाइट वे। तो ना कहना आपका अधिकार है, आप उस अधिकार को भूल चुके हो, इसलिए आपको लगता है कि ना तो कह नहीं सकता। दूसरा, ना कहने की कला है, और वो कला का दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ही। क्लियर है जी? सर इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से हमें उसको यही कहना चाहिए कि भाई देख, तू बहुत बढ़िया बंदा है, काम बहुत अच्छे से करता है, और बहुत बढ़िया कि तूने मेरे पे विश्वास किया कि भाई तू मेरे साथ काम कर रहा है, तो तू कहाँ जाएगा सबसे पहले, हम्म, मेरे से ही हम्म, मांगेगा। हम्म, लेकिन तू ये भी बात समझ कि भाई मेरी भी सिचुएशन देख के बिजनेस की मार्केट के हालात सही नहीं है, या पेमेंट स्टक हो रखी हैं, और स्टाफ इतना है, अगर मैं सबको ऐसे 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए दूंगा हम्म, तो मैं काम कैसे करूंगा, हम्म, या बिजनेस को आगे कैसे लेके जाऊंगा, कैसे सैलरीज दूंगा, वो सारी हम्म, चीज। तो हाँ जरूर, ये जरूर है कि जब तेरी बहन के साथ शादी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं पीछे हट जाऊंगा तो मेरे साथ काम कर रहा है, 2 लाख नहीं, मैं तुझे 20,000 रुपए दे सकता हूँ या 50,000 रुपए दे सकता हूँ। ये कि तुझे ये भी लगे कि मैंने सर से बात करी तो सर ने कुछ मेरी हेल्प करी। हम्म, yes, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि भाई तू देख, अगर 50 आदमी और सब आ गए लाख लाख रुपए देने भी, हम्म, लेने के लिए भी किसी भी हम्म, रीजन से, हम्म। तो मेरी तो सिचुएशन मुझे मांगने पड़ जाएंगे ना ना किसी ना और ना, से। सुनो 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 सॉरी। हाँ ये जी। अब तक ना बहुत बेस्ट था, यानी कि ओके। राहुल भाई ने यहाँ तक ना फॉर्मेट यूज कर लिया। पहले एक्नॉलेजमेंट का, दूसरा सिचुएशन एक्सप्लेन करने का, और तीसरा ऑप्शन देने का। अगर आपने ऑप्शन देने के बाद फिर वापस से सिचुएशन बतानी शुरू कर दी तो आपने उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया है, समझो। ओके। तो हमें 3 स्टेप को फोकस करना है। पहले उसको एक्नॉलेज करना है, दूसरा सिचुएशन को बताना है, तीसरा हम्म। अगर कोई ऑप्शन हो ऑप्शन देना है, क्योंकि ऑप्शन देने के बाद वापस से आप सिचुएशन पे आ रहे हो तो ठीक वो है। उस चीज को खराब कर देगा। खराब ठीक है? कर। एक लास्ट ठीक है। ट्राई करते हैं कि आपके साले साहब है, मतलब आपके रिलेटिव है कोई खास, वो कह रहे जी बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, तो ना 4 दिन का ट्रिप बना लेते हैं मनाली का चलने का। मेरी फैमिली हो जाएगी, आपकी फैमिली हो जाएगी, साथ चलते हैं यूज करने के लिए। और आपकी बीवी नहीं चलना चाह रही, क्योंकि आपकी बीवी की दूसरी की बीवी के साथ नहीं बनती, बट आप दोनों दोस्तों की बड़ी अच्छी बनती है, या आप दोनों लोगों की ज्यादा अच्छे से बनती है। अब इस सिचुएशन में आपको ना कहना है, तो कैसे कहोगे ना? सिचुएशन क्लियर हो गई? राधा जी, विनोद भाई आपके साथ भी सिचुएशन हो सकती है, आशीष भाई के साथ भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर ना कहना तो कैसे कहोगे? उस डेट्स पे कुछ काम है ऐसा? नहीं, ट्राई कुछ करो, मेरे मेरे साथ ट्राई करो। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ इन छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में आपके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है, मतलब आपको पता है कि आपकी बीवी की नहीं बनती है, वो पंगा करेगी। आप तो जाना चाह रहे हो, आपको एक्साइटमेंट भी है, चलो यार कंसिडर किया कहीं ना कहीं पे, तो आपको ना कहना है, कैसे कहोगे? भाई कुछ काम दिखा के कि भाई मुझे कुछ काम है प्रैक्टिस ना, अर्जेंट। नहीं प्रैक्टिस करनी है ना हमें, हम डिस्कस थोड़ा कर रहे हैं। मैं तुझसे कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो मेरे साथ में। कि भाई ये कहूंगा भाई आई एम सॉरी, मुझे तो उस दिन बहुत सॉरी तो जरूरी कहना ही काम नहीं है है। पंकज जी। पंकज जी सॉरी तो कहना ही नहीं है। सर, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि थैंक यू भाई कंसीडर करने के लिए, कि ये तो हाँ। बहुत अच्छा प्लान है फैमिली के हाँ, साथ जाने के लिए। हाँ, लेकिन यार मेरे बच्चे के एग्जाम है, और वाइफ को उसको पढ़ाना होता है। बात ट्यूशन हमने लगा नहीं रखा, वो अपनी मदर से ही पढ़ती है, तो यार मेरा तो बन नहीं पाएगा। बट हाँ, वो पंकज भाई है, हम्म, और उनसे एक बार मैं कंसीडर कर सकता हूँ। वो आप भी जानते हो उनको,
और बढ़िया मतलब आपकी ट्यूनिंग भी बन जाएगी और ये हो सकता है और इस तरीके से। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ट्राई। तो ये स्टेप पकड़ लो 3। ये स्टेप का अगर आपने मास्टरी कर ली भाई, सच बता रहा हूँ आपकी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी। कि कब आपकी हैबिट में आ जाएगा, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपकी हैबिट में कुछ चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन मैंने आपका बनवाया है, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपकी हैबिट में लाना चाहती हूँ। तो ये ना कहना एक कला है जो आप हमें नहीं आती है, उसका स्ट्रक्चर है सिंपल सा, है ना। पहला स्ट्रक्चर है, जितने भी कैजुअल रिलेशंस होते हैं वहां पे इसको हमें नहीं करना होता है। समझ रहे हो कि भाई जहां कैजुअल रिलेशन है वहां पे ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं करना, वहां पे पहले वाला स्ट्रक्चर यूज करना है हमने। जहां क्लोज रिलेशन आ गया, जहां आपको लग रहा है कि यार ये रिलेशन तो ठीक है मेरा, है ना, वहां पे सेकंड वाला फार्मूला यूज करना है। क्लियर है जी। अब एक लास्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर मुझे ऐसा लगता है ये जो सेकंड वाला जो साइंस है ना कहने की, हाँ ये पर्सनल रिलेशन के साथ यूज करनी चाहिए। प्रोफेशनल में हमें ये देखना चाहिए कि ये मतलब फंक्शनल है या क्या, कौन सा रिलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने जैसे अभी बताया कि हाँ भाई ठीक है, हमें कुछ कैजुअल है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड करके जस्टिफिकेशन ही ना दे। एक सेकंड, एक सेकंड। जैसे कि वो ठक ठक करके पैसे मांगता है, कैजुअल है, एज ए ह्यूमन है, पैसे देने नहीं है। कोई फोन कर रहा है, कार्ड ले लो, कार्ड ले लो, ना है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन है साले, जहां पे हमें पता ही नहीं कि कैजुअल था, है ना। अब ये नवीन भाई जो बात कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। जी नवीन भाई। सर मैंने कर दिया, अपनी कंप्लीट कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं यही तो मैं लास्ट कह रहा हूँ इसमें, वो आज ही वो क्रक्स आ रहा है जो आपको देना चाह रहा हूँ। क्लाइंट है, मैं आपका क्लाइंट हूँ, और मैंने कहा जी आप मेरे को ना ये वाला प्राइस इस प्राइस पे दे दो। आपको पता है ये प्राइस आपके लिए ना ब्रेक इवन है, मतलब आपको लॉस नहीं हो रहा है, बट कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। और बिजनेस हम किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए सर, प्रॉफिट पैसा के लिए। कमाने के भाई या तो आज मिल रहा हो प्रॉफिट या हमें फ्यूचर मिल रहा है। आपको दिख गया इस बंदे के साथ प्रॉफिट आएगा नहीं, मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगा, तो मैं कह रहा हूँ जी आपने ये डील इतने पे दे दो आप मेरे को, तो मैं आपको ऑर्डर दे देता हूँ, नहीं तो फिर बनेगी नहीं बात हमारी। इस सिचुएशन में आपको ना कहना है ना, ये भी तो सिचुएशन ना ही ना कि भाई ये इस प्राइस पे नहीं दे सकता, तो कैसे आप ट्राई करोगे? सर सबसे पहले वही बोलेंगे जी थैंक यू, आपने हमें कंसीडर करा ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये बिजनेस देने के लिए, बहुत ही बढ़िया। और हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें पता है कि आपके साथ हमारा बिजनेस बहुत आगे तक लॉन्ग रन रहेंगे रिलेशन हमारे। लेकिन ब्यूटीफुल। जो आप ऑफर आप दे रहे हो ना, उस पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें कुछ बचेगा ही नहीं तो हम आगे लॉन्ग रन में कैसे जाएंगे। हमारी इंटेंशन आपको ना कहने की नहीं है, लेकिन आप हमें भी समझिए कि भाई जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं कैसे आपको लॉन्ग रन तक सर्विस दे पाऊंगा। तो थोड़ा सा आप इसको प्राइस को अपना ठीक करिए, तो जरूर डेफिनेटली वी विल डू नहीं, बिजनेस विद। थर्ड स्टेप मिसिंग हो गया इसमें, दूसरे तक सही थे। थर्ड स्टेप ये दिया ना कि प्राइस सही करें आप थोड़ा सा, तो फिर डेफिनेटली वी विल डू। वी जो, या अपना ऑफर ही दे दिया कि भाई 10 रुपए बोले तो 11 रुपए आप कर दो इस प्राइस को, यस तो यस डेफिनेटली। यस यस यस। भाई आप 10 रुपए बोल रहे हो, 10 रुपए पे तो नहीं हो पाएगा, 11 रुपए आप कर दोगे। मैंने आपसे हाँ 12-13 रुपए की बात करी थी, अगर आप 11 कर देते हो तो कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम जरूर डेफिनेटली हम आपके साथ बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने स्टेप पकड़ लेना कि स्टेप क्या, तीसरे में जाके आपको उसको ऑप्शन देना है, उसको छोड़ना नहीं, उसके पास में ऑप्शन दे दिया आपने कि सर देखो यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं, या ये वाला ऑर्डर आप इतने पे कर लो, अगले के लिए हम कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे। तो ऑलवेज गिव दैट ऑप्शन। अगर हमने 3 स्टेप्स टेक ऑन कर रखे हैं तो इसका मतलब हमारी बल्ले बल्ले है। बहुत बार हम इन स्टेप्स को सेकंड तक या फर्स्ट पे ही गलत कर देते हैं, जैसे जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल पंकज भाई के थ्रू आया कि जहां पे भी ना कहना होता है वहां पे सॉरी बोल देते हैं। सॉरी कहती है इमोशन टकरा गए, वो अलग हो गए दोनों के दोनों, क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं कर रहा ना सॉरी कहने की। सॉरी कहते तो उसको समझ में आ गया ना कह रहा है ना, वो समझ नहीं पा रहा है, ये उस हालात को कंसिडर कर रहा है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो ये आपको ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अगले 4 दिन तक, हर दिन हर समय हमें ना कहना और ना क्रिएट कराने, है ना, क्या कोई प्रपोजल दो। क्योंकि अगर ये मसल आपने 3-4 दिन में बिल्ड कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर बिल्ड नहीं किया ना तो फिर ये आपके लिए ज्ञान रह जाएगा कि जी हमने भी योगेश्वर भाई से ना सीखा था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, और बिना इम्प्लीमेंटेशन की कृपा है नहीं। नाउ वी विल लर्न सेकेंड थिंग, हाउ सर टू इसमें गिव। ना स्किल को जो है मतलब प्रैक्टिस में लाने के लिए ना हमें अपनी डेली लाइफ में सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उन पे फोकस करना पड़ेगा कि हाँ ये वाली अब ना कहने की है या नहीं है, तो अब मैं इसमें अपनी साइंस यूज करूँ। क्योंकि मैंने जब उस टाइम पे मैं कर रहा था तो क्या होता है कि हम डेली लाइफ में अगर उस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे ना,
तो वो दिक्कत हो जाती है फिर। बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉन्शियसली अगले 2-3 दिन तक हम प्रेजेंट रहेंगे और हमें ना ग्रुप में काउंटिंग भेजेंगे कि आज मैंने इसको 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 ना बोला है, कि आज मेरे पास एक बैगर आया तो उसको ना बोला, आज मैंने पानी वाले को ना बोला है। तो गिव योर नंबर्स पूरे दिन में कि भाई आज मैंने ना बोला, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस आपने अगले 2-3 दिन मेरे साथ नहीं करी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो इतनी अच्छी लर्निंग आई है, जो आपको लग रहा है कि बड़ी अच्छी चीज सीखी है, ये वॉश आउट हो जाएगी। तो अगले 3 दिन 4 दिन हमारा फोकस ये रहेगा, रोज हम रात तक भेजेंगे लिस्ट कि कितने लोगों को मैंने आज ना बोला, कि इसको भी बोला था, इसको बोला था, इसको बोला और 1 महीने पहले सिखा देते ये लिस्ट, ये तरीका ना। था। मैं किसी स्टाफ को ना ज्यादा पैसों की हाँ करके ना फंस चुका हूँ। सेम मैरिज वाली सिचुएशन है, और मैंने अच्छा। कहा अच्छा देखते हैं, कर देंगे। वो अभी वाली बात है, प्रेशर है, अब करना पड़ेगा जो भी होगा। जी विनोद भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, आपने कुछ हाथ रेज किया। विनोद भाई आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, अगर आप बोल रहे हो तो। अभी अब आई है। अच्छा, तो मेरे बिजनेस पार्टनर क्या है, वो चांदनी चौक में उसका शोरूम है। तो वो सुबह जब रात को जब वहां से चलता है तो पौने घंटे लगते हैं, तो ऑलमोस्ट रोज मुझे फोन कर देता है वो। और लिटरली मैं उसके साथ रूड भी हो चुका हूँ, ब्लंट भी हो चुका हूँ, और कितनी बारी मैं उसके फोन नहीं उठाता हूँ। बट उसने एक हैबिट बना रही है कि रात को उसको पौने घंटे टाइम काटना होता है, क्योंकि वो ड्राइविंग करते हुए उसको टाइम पास करना होता है। तो मेरे को वो हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के नहीं आता, दूसरे दिन जरूर लगा देता है। और लिटरली मतलब उसको मैंने, आप समझो, मैं काफी बारी मना कर चुका हूं। मैं ब्लंट हूँ, आपको पता है थोड़ी मेरी आदत, बट वो मान के राजी नहीं। मैंने कितने बारी बोले, भाई तू तो टाइम काटने के लिए मेरे को फोन करता है, मेरे को बच्चों के साथ बैठना होता है, बट रोज करता है। इस सिचुएशन में कैसे अवॉइड करें? नहीं, ये बोले वो बहुत बिजनेस अच्छी। पार्टनर है और मेरा वैसे बंदा दिल का अच्छा है, किसी भी रात के 3 बजे बोलो तो काम आ जाता है वो बंदा। बट रोज और वो क्या करता है, पौना 1 घंटा 1.25 घंटा तक लगा रहेगा। ये भी नहीं कि 5-10 मिनट में कर दे, वो पूरा बात की बाल की खाल निकाल निकाल के बातें ही करता रहता है वो। बातें करता है। इस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल में अपनी रियल शेयरिंग दे रहा हूँ। मेरी ना एक ताऊ जी की लड़की है, उनके हस्बैंड है ना, दारू पी के रात को फोन कर देते हैं, है ना। और लोग तो उठाते नहीं है, मैं उठा लेता हूँ। मेरी बहन ने मना कर रखा है मत उठाएगा, क्योंकि रात को कोई 10-11 बजे फोन कर रहा था, ऐसा लगता है पता नहीं कोई अनसडन हो सिचुएशन हो तो उठा लो। उठाते हुए लग जाता है 10-15-20 मिनट, कहीं ना आता है। मेरे को ये समझ में आया कि भैया मैं भी तो हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज है, सब प्राइड अपने आप को दूँ, क्योंकि जो बात कर रहा हूँ मेरे लिए कोई मीनिंगफुल पर्पज थोड़ी ना है। भाई मेरा अटैचमेंट मेरी सिस्टर के साथ है, उसके साथ नहीं है। वो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, यानी कि मेरा पर्सनल रिलेशन किसके साथ में है, जहां मुझे पेन लेना, मेरी सिस्टर है, ताऊ जी की लड़की है, वो नहीं है। क्योंकि वो दारू पी के वैसे ही परेशान रहता है, घर वालों को परेशान करता है, वो तो एक रिलेशन बन गया है ना। तो हमें बहुत बार पता ही नहीं होता। जब इस चीज की मैं लोगों को सिखा रहा था, सिखाते सिखाते मुझे समझ में, मेरा बिलीफ टूट गया कि भाई वो कैजुअल है। हमें लग रहा है वो मेरा पर्सनल पर्सनल नहीं है, वो कैजुअल रिलेशन है, नाम का है। आपके कितने बुआ मौसी रिश्तेदार रिश्ते नाते जो आपको लगता है मेरे, वो है ही नहीं। अब अंडरस्टैंडिंग समझो ना, मैं पर्सनल रिलेशनशिप की एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, थंब रूल। जिस इंसान को पैसे दे दो और वापस ना लो और आप खुश रहो, वो आपका पर्सनल है, नहीं तो फंक्शनल के अंदर आता है। फंक्शनल का मतलब जहाँ पे आपका पर्पसफुल मीनिंगफुल रिलेशन है। आप अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपने भाई को 2-4 लाख रुपए खर्च कर दो, आपको कोई दुख नहीं होगा। कुछ आपके क्लोज ऐसे फ्रेंड भी होंगे जिनको आप 2-4-5 लाख रुपए दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो आपकी पर्सनल की कैटेगरी में आ चुके हैं। जिसके ऊपर आपने लाख रुपए खर्च किए, 50,000 रुपए खर्च किए, और आपको लग रहा है कि अरे वापस मिलनी चाहिए, और अगर ये वापस नहीं देगा तो मजा नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी, ये है, तो इसका मतलब वो आपके साथ अभी फंक्शनल रिलेशन के अंदर है। और जहां आपको सोचना पड़ रहा है कि यार इसको दूं या ना दूं, इसका मतलब कैजुअली था। क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्यों इतना फोकस कर रहे हो यूज करने के लिए। तो आपने जो अभी विनोद जी बड़ी अच्छी चीज शेयर करी, कि आपको ना कहने के लिए जो आपका मॉरलिटी वर्ल्ड है ना, उससे बाहर आना पड़े। क्योंकि आप अपने मॉरलिटी वर्ल्ड में रहोगे ना, तो आप अपने आप को पनिश करते रहोगे, पेन देते रहो। दैट इज द ट्रूथ। तो अब क्विकली मैं थोड़ी सी क्लास को 10 मिनट एक्स्ट्रा खींचूंगा, क्योंकि 2 टॉपिक हमारे पास बहुत बेहतरीन है, ऐसे ही जैसे अभी हैं अपने पावर की वाले। हाउ टू गिव फीडबैक, 3 पावर प्रिंसिपल देने वाला हूं। क्योंकि हम ह्यूमंस इन जर्नल फीडबैक नहीं देते, हम लोगों को क्रिटिसिज्म देते हैं, हम अपना जजमेंट देते हैं, हम अपनी उल्टी देते हैं, ये ले उल्टी कर दी मैंने, फीडबैक नहीं दे रहे होते। तो फीडबैक देना एक ब्लिसफुल टास्क है, एक बहुत पावरफुल टास्क है। आप इस आर्ट को सीखो आज मेरे साथ रहकर, इसके ऊपर काम करो। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, गांठ बांध लेना इसका। ह्यूमन रूल है, जैसे पहले मैंने आपको एक ह्यूमन रूल दिया था, एक बिजनेस रूल दिया था, ऐसे एक ह्यूमन रूल है
किसी भी इंसान को अगर आपको फीडबैक देनी है, उसको सोई बताना है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बताना, पहली बात तो फीडबैक को ना रिप्लेस कर दो सोई से। सोई एक पावरफुल वर्ड है, कमी, फीडबैक इनसे भी ज्यादा पावरफुल है कि एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे को दिखा, बता सकता हूँ। तो जब भी सोई बताना है वो 1-to-1 में बताना है, पब्लिक में नहीं बताना है। अगर आपके साथ में 2-3 लोग, आपकी मीटिंग चल रही है, 4 लोग आपकी मीटिंग के अंदर, और आपको किसी को कोई चीज आपको ना ऐसे फीडबैक देनी कि भाई तूने ऐसे नहीं करना था, तू ऐसे करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। ऑलवेज मेक श्योर वो जो फीडबैक दी जाए, जो सोई दी जाए, वो कहाँ दी जाए? 1-to-1 में। आग जो लगानी है, जो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको जो ग्रेटिट्यूड दोना है, ये सबके सामने होना चाहिए। गार्ड बांध लो इस चीज को। मैंने आपको ना लास्ट टाइम एक रूल दिया था, मैं दोबारा सोच रहा हूँ रूल था वो, बिजनेस एंड पर्सनल। हाँ, रूल क्या था कि पर्सनल पर्सनल लाइफ में आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे, प्रोफेशनल लाइफ में आप रिजल्ट को अप्रिशिएट करो। लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि जितनी भी पर्सनल लाइफ है, रिजल्ट की उम्मीद मत करो। जहां उसने एफर्ट लगा दिया, उसने आईआईटी एग्जाम कोचिंग का फॉर्म भर दिया, अप्रिशिएट कर दो। आईआईटी क्लियर हो या ना मायने नहीं रखता है, क्योंकि पर्सनल है ना भाई। प्रोफेशनल में क्या फोकस होगा? प्रोफेशनल फोकस होगा आपका कि भाई रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट ही नहीं आया तो फिर फायदा क्या है? काहे का अप्रिशिएशन? क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप में पैसा दे रखा है नहीं। ऐसे ही ये रूल बना लो कि हर इंसान को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट जब करना, उसकी तारीफ करनी, पब्लिक में करनी है, लोगों के सामने करनी, बुलाकर करनी, प्रेजेंस में करनी। बट जब कुछ बताना है, उसको समझाना है, कुछ है ना, डांटना है, धमकाना है, तो 1-to-1 में हो। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। पर्सनल में क्या बताया सर आपने? फोकस कहाँ करना चाहिए? पर्सनल में फोकस होना चाहिए जब भी कोई बंदा कुछ उसके एक्शंस पे हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और प्रोफेशनल में रिजल्ट पे करना चाहिए। ये नेक्स्ट क्लास में मतलब टॉपिक। आपका कहने का ये पर्सनल में जो है रिजल्ट की तरफ हम एक्सपेक्ट ना करें उससे कि अभी हमें ये चाहिए। नहीं, राइट सर, राइट समझ रहा यस हूँ ना? यस 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 यस, उसने एक्शन जो ले लिया उसी पे अप्रिशिएट कर दो, है ना। किसी ने जिम ज्वाइन कर लिया, वेट कम हुआ है नहीं हुआ है, अप्रिशिएट कर दो, अरे वाह बहुत बढ़िया काम कर, मजा आ गया, जबरदस्त है। ना कि ये कि जब तेरा 4 किलो वजन कम होगा ना, तब मेरे को पता लगेगा तू क्या है। अरे नहीं, अपना पर्सनल है भाई, उसको अप्रिशिएट करो हर चीज में। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा चीज, डोंट यूज बट, रिप्लेस इट विद एंड। जैसे हम बट बोलते हैं तो बट से पहले वाली कहानी ठीक खराब हो जाती है। जैसे मैं किसी को फीडबैक दे रहा हूँ, लेट सपोज मैं विनोद जी को फीडबैक दे रहा हूँ कि विनोद जी आप ना इंसान बहुत अच्छे हो, बहुत लोगों की केयर करते हो, बट आप जो ये ऐसे ब्लंटली बोल देते हो ना, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप। तो अब जो मैंने पहले बात बोली थी ना, बट से पहले, आप अच्छे इंसान हो, ऐसे हो, ऐसे हो, वो एकदम से सबकॉन्शियस माइंड में खत्म हो जाती है। जैसे सॉरी कहने से आप उस बंदे के साथ रिलेट नहीं कर पाते, ऐसे ही जब आप किसी को कोई सुझाव दे रहे हो, किसी इंसान को कुछ एक्नॉलेज कर रहे हो, किसी तरीके से अप्रिशिएट करो, और आपकी लैंग्वेज में बट अगर आ गया, तो बट से पहले वाली कहानी जीरो हो जाती है, वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है। रादर देन यूज इट एंड, विनोद जी आप इंसान बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करते हो। एंड अगर आप ये डायरेक्ट वाले जो बोलते हो ना, ब्लंट वे, इसको अगर थोड़ा सा रिप्लेस कर दो ना, तो आपका ना मजा आ जाएगा। तो अब आपने उसी पॉजिटिविटी के साथ में अगले वाली चीज मिक्स कर दी है उसके साथ। दूसरा, ऑलवेज यूज फ्रेजेस लाइक, आप जब किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आपको ना कुछ ऐसे फ्रेज यूज करने हैं, आप इसकी हैबिट बना लो, इसको आप अपने खून में ले जाओ। विनोद जी, आई हैव एन आइडिया एंड सजेशन विच कैन बी यूजफुल एंड हेल्पफुल, कैन आई गिव? या if you are open for inputs, can I share one input to you? I see one soy, मुझे एक ना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है आपके अंदर। मुझे लगता है ये मेरा थॉट हो सकता है, विच कैन बी रॉन्ग। तो जब आप इस तरीके के शब्द यूज करते हो, तो ये आपकी फीडबैक को, एज ए आपकी कन्वर्सेशन को, आपके बातचीत के तरीके को ज्यादा पावर देता है। क्योंकि यहाँ पे आप उस बंदे के साथ जो बात कर रहे हो, आप अपने ओपिनियन से बात कर रहे हो, उसको महसूस होता है कि हाँ यार ये इस थॉट से कहना चाह रहा है। इनमें से किसी भी फ्रेज की ना प्रैक्टिस करो अभी मन ही मन।
या मेरे साथ में कि आप लोगों को अगर मुझे कुछ सुझाव देना हो, फीडबैक देनी हो, तो खाली बोल कर देख लो इनमें से कोई भी एक लाइन, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप जब बोल रहे हो ना आपको खुद एक पावर मिल रही है। क्योंकि फीडबैक इज ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्ट्राडिक्ट होता है फीडबैक, है ना। हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट लड़ाई कराएगा। हम उसको इंप्रूव कराना चाहते हैं, तो उसको ये दिखना चाहिए ना उसके साथ हूं, तो उसके साथ हूं तो आपकी बातों में दिखना चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक चीज, कोई भी एक लाइन मन ही मन बोलो और मेरे को एक फीडबैक देने की कोशिश करो, मतलब दो मत बट बोल कर देखो। और वो चीज शेयर करो कि सर ये जब मैं लाइन बोल रहा हूँ तो मुझे ना एक कुछ फीलिंग का शिफ्ट नजर आ रहा है, कुछ एहसास हो रहा है, वो क्या हो रहा हो थोड़ा सा शेयर करो ताकि और लोगों को प्रेजेंट हो जाए। बी विद मी बने रहिए, बहुत प्यारा टॉपिक कवर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। मनी मन आपने ये फ्रेजेस, कोई भी फ्रेज अपना पेट फ्रेज बना लो या दो तीन पकड़ लो, इनमें से कोई भी एक फ्रेज बोलो मनी मन, और फिर उसके बाद फीडबैक दो, तो कैसी फीलिंग आएगी मेरे साथ शेयर करो। सर कनेक्टिविटी लग रही है कि कनेक्ट हो पा रहे हैं। डायरेक्ट फीडबैक देंगे ना तो सामने वाला लेगा नहीं उसे, वो भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यस, अगर इस फ्रेज के साथ ले रहे हैं तो हम उससे पहले पूछ रहे हैं, तो वो हमें अपनी ना परमिशन दे रहा है, यस आई एम एग्री विद यू, आप दे सकते हो, बता सकते हो। तो हमने उसको क्योंकि पहले ही उसको ओपन कर दिया हमारी बात सुनने के लिए। यस यस, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल। एनीबडी एल्स वांट टू शेयर? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ही शेयर करना है। अगर आपको ये फीलिंग आ गई इमोशन में तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया थॉट प्रोसेस कि हम इसके थ्रू क्या दे रहे हैं। हम दूसरे से परमिशन ले रहे हैं यस की। अब हम कुछ भी बोलेंगे, इसने यस बोला तो उसके सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट है कि हाँ मैं सुन लूँ क्योंकि मैंने परमिशन दी है। हाँ बोल भाई क्या कहना चाहता है ना, क्या कहना चाहता है, उससे अगले स्टेप पे हम बात करेंगे। बट आप इसको तो समझ लो, पहला स्टेप क्या हुआ कि अगर आपको फीडबैक देनी है, जजमेंट देना है, क्रिटिसिज्म देना है, डांटना है, फटकारना है, कुछ भी क्रिएट करना है, यानी कि जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये चीज इस इंसान के तो मेरे को बतानी है, इट हैज टू बी इनटू वन टू। अगर उसको अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, इट हैज टू बी इनटू पब्लिक, सबके सामने करना। जब मैं अपनी इस फीडबैक दूं तो उससे पहले ये शब्द करूंगा कि दादाजी, नवीन जी, प्रणय जी, मेरे पास में एक सोई है, एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपके इस पैटर्न को लेकर। अगर आप कहो तो मैं आपको बताऊं। तो अगला बंदा क्या बोलेगा? 100% बोलेगा बता भाई, है ना। तो उसकी परमिशन जब आपके पास आई तो आपके पास अब बात करने का है तरीका। तो आपको जो यूज करनी है, ये बहुत फेमस है, शिट सैंडविच। कि आपको एक ऐसा सैंडविच देना है जिसके अंदर शिट डालकर देनी है। अगर आपको आपका क्रिटिसिज्म, आपका जजमेंट, आपकी उल्टी, आपकी है ना फीडबैक अगर आपको देनी है, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव बात करोगे, फिर वो सोई बताओगे, और फिर पॉजिटिव बात करोगे। यानी कि आपको पहले उसको किसी न किसी बात के लिए एक्नॉलेज करना है, फिर अपनी बात जो आप बताना चाह रहे हो, आपको जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फीडबैक लग रहा है वो देना है, और फिर आपको उसको दोबारा से आना है। क्लियर हुआ जी? तो इसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटी सी बड़ी, साथ 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 ताकि आप लोगों के साथ में हो जाएगी। तो आप, एग्जाम्पल, हाँ जी, एग्जाम्पल तो दो कोई। मैं दे रहा हूँ, पहले मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को लग जाए साथ में, है ना। मैं देता हूँ फीडबैक हाथों हाथ, अभी किसको दूं? मैं प्रणय को ही दे देता हूँ, प्रणय आ रहा है। प्रणय जी, मेरे पास है ना एक सोई है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपके लिए। अगर आप विलिंग हो मेरे विचार को सुनने के लिए तो मैं आपको बताऊं। यस सर प्लीज। जितने आप सिंसियर, एफर्टफुल, डेडिकेटेड हो ना, जिस जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, जितनी जान लगा रहे हो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, काबिले तारीफ है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर आप किसी एक बंदे को और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो और उसके साथ अपना अलाइनमेंट क्रिएट कर लो कि भाई हम दोनों मिलकर करते हैं क्रिएट साथ में, एक तो आपकी रिलेशनशिप बढ़ेगी, दूसरा आपके कंधों पे ना रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप ज्यादा परफॉर्म करते हो। जैसे मैं आपको फ्री छोड़ो ना, आप काम नहीं कर पाओगे। यू आर ए पर्सन विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोर प्रोडक्टिव। तो मेरा ये सुझाव है, क्योंकि इससे ना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत एनहेंस हो जाएगी। मानना ना मानना आपकी चॉइस। तो तीनों स्टेप इसके अंदर क्लियर हुए, क्या किया मैंने? सर ये जो डबल एजी आग वाला था, हम्म। वही तो समझ में आया, आग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या आग मतलब आप उसको पहले एक्नॉलेज करोगे, अप्रिशिएट करोगे, यानी किसी न किसी चीज के लिए उसको ग्रेटिट्यूड दो, उस पहले आप वो दे रहे हो।
फिर उसको उसका सोई बता रहे हो और फिर बाद में उसको वापस से क्लोज कर रहे हो किसी ना किसी आपके साथ यूज करने के लिए। क्लियर हुआ जी? हु विल ट्राई फीडबैक गिविंग टू मी, मुझे फीडबैक देना है, आपने मुझे देना है। पंकज भाई, नवीन भाई, आशीष भाई, राधा जी, राहुल भाई, मुझे फीडबैक दो। हु विल ट्राई? सर आप में सोई ढूंढना पड़ रहा है हमें। वेट। या आप किसी एक दूसरे को दे सकते हो अगर आपको लगता है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, और यही हाथों हाथ क्लियर हो जाएगी। सोई देखना सबसे पुण्य का काम होता है। सोई वही देख पाता है जिसको पता है कि यार इस बंदे के प्रति मेरा लगाव है, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं बोलता था अपने बड़े क्लोज रिलेशन को कि मैं पड़ोसियों के बच्चों को जाके नहीं डांटता या उनको नहीं फटकारता, उनको क्रिएट नहीं करता। मैं इसको इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा इसके प्रति लगाव है। आप छोड़ दो, बोल दो लगाव नहीं है, मैं नहीं बताया करूँ कुछ भी, है ना। जिसके प्रति आपका लगाव होता है उसी को आप फीडबैक या उसी के बारे में आप सोचते हो कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। बट उसी ब्यूटी को हम समझ नहीं पा रहे, इतनी अच्छी चीज को सोच रहा आपके लिए। जी, हो विल ट्राई। अब मैं करता हूँ। जी सर। सर आपका ये जो कोर्स है गाइड, ये बहुत ही बढ़िया है और आप पूरी ना जी जान लगा रहे हो। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम ही कुछ चीजें। सर एक जस्ट जो भी है, आप बहुत ना मतलब अच्छे से हमें सिखा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एक सोई मुझे नजर आता है कहीं ना कहीं कि हम्म, थोड़ा सा कभी कभार ना फास्ट लगता है मुझे। अच्छा। चीजें भाग रही हो जैसे कई बार हम्म, पकड़ नहीं पाते। हम्म, मे भी फिर मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि भी मैं नहीं पकड़ पा रहा या वो नहीं हो पा रही, चीज मेरे अंदर नहीं जा पा रही। और या अभी हमारी एक तरीके से क्लासेस जो चल रही हैं वो थ्योरी में चल रही हैं। हम्म, थ्योरी इन द सेंस मतलब अभी आप हमें कॉन्सेप्ट्स दे रहे हो, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। हम्म, बाद में जाके शायद इम्प्लीमेंटेशंस पे हम फोकस करेंगे। हम्म, तो ये मुझे क्लियरिटी नहीं आ पा रही, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम फास्ट चल रहे हैं। हम्म। और वैसे तो आप पूरी जान लगा ही रहे हो, सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज आपने बताया, जो वो हम्म। सारे बहुत ही बढ़िया है। कोई मतलब मैंने डिकोड करेगा राहुल भाई के इस पूरी कन्वर्शन को, डिकोड करेगा जो हमने भी स्ट्रक्चर बनाया उसमें कहाँ कहाँ पे क्या था। राहुल भाई ने पहले तो एक्नॉलेज किया कि आप, सही बात है, बिल्कुल जान लगा रहे हो जी जान से। और मतलब ये इन्होंने आग लगाई पहले तो। बिल्कुल। और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट में एसओई में जो इन्होंने बताया कि आपको थोड़ा सा न्यू पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग स्लो चलना चाहिए, वो सर होना भी चाहिए। मेरा हम्म, भी कहीं ना कहीं पॉइंट ये था, स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, बट हम्म, रिपीट में नहीं लगता, हम्म, क्योंकि वो एक बार कंसेप्ट हो जाते हैं। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा राहुल भाई को यहाँ पे, पहले हम्म। मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बाद में उन्होंने फिर वो एक्नोलेज भी किया उस चीज को। यस। तो इन्होंने दूसरा। ब्यूटीफुली ये स्ट्रक्चर पूरा फॉलो कर लिया है। तो जी। आपको ना अगर सच में समझदार बनना है, जो धीरे धीरे करके मैं आपको बना दूंगा, आग वाग के चक्रों में मत जाओ। आग में कुछ नहीं पड़ा है, क्योंकि जो आपके पास होता है ही। आप मेरे को बोलो कि सब मिलकर कि योगेश्वर जी आपने लाल टी शर्ट पहनी, योगेश्वर जी आपने लाल टी शर्ट पहनी, योगेश्वर आज लाल, उससे मेरा क्या होना है। जिस लेवल पे मैं आपको लेके जाना, होना किससे, उस सोई से होना है। क्योंकि सुधार पैटर्न तो वो है जिससे कुछ क्रिएट कर सकते हो जो आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमारे पैटर्न हमें नहीं दिखते जल्दी से, दूसरों को जल्दी दिखते हैं। तो बी थैंकफुल कि बताओ बताओ बताओ। बट उसके लिए आपको कान लाने पड़े, है ना, जो सर मैं ले आपने आया हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। ये जैसे जब आग की बात आती है ना, तो ये पता नहीं अपने आप में एक आग ही लगती है। अपनी अपनी हमने अपने आप की एक्नोलेजमेंट, एप्रिसिएशन, इस पे हम फोकस करते हैं तो वो चीजें निकल के नहीं आती, क्योंकि सामने वाला बंदा बताता है तो तब तो समझ में आती है। खुद से सोचते तो टाइम ही लगता है, बट वो एक्यूरेटली, करेक्टली हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। हम्म, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात लगे सर, मेरे को तो बड़ा चैलेंज लगता है आग हम्म। अपने धीरे आप के धीरे, लिए। धीरे धीरे दिख जाएगी, बना देंगे आपके अंदर आग ला देंगे। जी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी और को ट्राई करना है कि भाई हमें सबसे पहले वो वाले फ्रेज लेकर आने हैं कि योगेश्वर जी मेरे पास ना एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर आप मेरे को अलाउ करते हो। फिर मेरे दिमाग में ना एक विचार आया है जिससे आपका ना कुछ यूजफुलनेस आपके लिए बेनिफिट दे सकता है। अगर आप बोलो तो मैं आपको बोलूँ, है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला फ्रेज यूज करेंगे
उसके बाद फिर हम उस स्टेप पे आएंगे यूज करने के लिए। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हमने तीनों स्टेप, 3 प्रिंसिपल, पावर प्रिंसिपल हमने सीख लिए फीडबैक के, कि सबसे पहले एज ए ह्यूमन समझो हम ह्यूमन क्या है, हमारे अंदर इमोशन है। तो इमोशन पब्लिक के सामने जब हम तारीफ करते बढ़ते हैं, और डांटने वाला मतलब नेगेटिव इमोशन है, तो वो अकेले में दिया जाए तो कंट्रोल होता है। उस डांटने वाले को देने से पहले आपको बट को रिप्लेस करना, एंड्स और ये फ्रेजेस यूज करने हैं, और सिट सैंडविच यूज करना है आप। क्लियर हो गया जी? अब मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आज थोड़े से हम 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेंगे। क्या बात करने वाला? हाउ टू डेलीगेट टास्क, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब आपके पास टीम है, आपके पास लोग हैं जिन जो आप लोगों को काम बताते हो, अपने दोस्त या रिश्तेदार को तो बहुत बार काम बताते हो ना, तो वो डेलीगेशन कैसे करना, किस तरीके से काम करना, उसकी हम आर्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले लर्न हाउ टू मैनेज सेल्फ। सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना सीखो, फिर टीम को मैनेज करने की बात आएगी। क्योंकि आपने अपने आप को तो मैनेज कर ही नहीं रखा है, तो टीम को कहां से मैनेज करोगे? तो ये जो टूल मैं आपको देना हूं अभी, जो ये टूल है, ये सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के लिए बना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो ये कौन सा टूल है? टूल किस काम आते हैं? आपकी लाइफ में आसानी लेकर आते हैं। जैसे डायरी पेन क्या टूल है, वो आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। तो ये जो सामने आपको एक ट्रायंगल क्वाड्रल दिख रहा है, जो फोकस है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट में, आपको प्रायोरिटी सेटिंग करने में, आपके डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को मैनेज करने में मदद करता है। जो भी काम करना है उनको आप 4 कैटेगरीज में बांट लो। ये देखो कि कौन से काम ऐसे हैं जो अर्जेंट है, आज ही करने पड़ेंगे, अगर आज नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी, और इम्पोर्टेंट है। कौन से काम ऐसे हैं जो अर्जेंट तो नहीं है, आज ना करूं, कल करूं, परसों करूं, काम चल जाएगा, बट इंपॉर्टेंट जरूर है, करना तो पड़ेगा, तो उसको आप शेड्यूलिंग कर लोगे करने के लिए। तीसरे, जो आपको लगता है कि अर्जेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई और भी कर सकता है, वो आप डेलीगेट कर सकते हो। जो काम ऐसे हैं अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप अपने लिस्ट में डिलीट कर दो, जो पेन ले रहे हो, है ना क्या? ठीक। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे लिए बैंक में नाम चेंज कराना, जैसे मैंने ऑफिशियली अब अपना नाम योगेश्वर चौधरी करा लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वाईसी मतलब योगेश्वर चौधरी लगता था, तो मैंने सोचा जब दुनिया को लग रहा था हम भी करा लेते हैं, तो हमने अपना सरनेम ऐड करा लिया। तो कल बैंक जाना मेरे लिए अर्जेंट भी था और इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पासपोर्ट के लिए मुझे बैंक की जरूरत थी, जो मेरे को करना था। तो इसीलिए कल मैं उसको कर कर आया और मेरे 3-4 घंटे उसमें लगे। तो मेरे लिए अर्जेंट था और इम्पोर्टेंट था, कि नहीं तो फिर अगले वीक अलाइनमेंट नहीं हो रहा था मेरे साथ में। दूसरा, अर्जेंट नहीं था बट इम्पोर्टेंट था। जैसे किसी को ऑफिस में आना था मेरे से मिलने के लिए, कुछ पूछना था, इंपॉर्टेंट था, कुछ पूछना चाह रहा है, ऑफिस से बातचीत करना चाह रहा है, बट इतना अर्जेंट नहीं था कि मेरे से ही मिले। तो उसके लिए मैंने अलाइन कर दिया प्रियंका को कि वो बंदा आएगा, उससे ये बात करनी, 4 क्वेश्चन पूछने, क्रिएट कर लेंगे। क्लियर हो गया जी? तीसरी कैटेगरी, अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। चेक एक क्लाइंट ने दिया हुआ था हमें, जो हमें चेक बॉक्स में डालना था, 5,000 रुपये का चेक था। इतना अर्जेंट नहीं था कि हम मर जाते हुए 5,000 रुपये, लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो क्या किया, तो टीम मेंबर को दे दिया, फिर तू इसको डाल के आ जाना, दोपहर में, सुबह, शाम, जब भी तू जाए बैंक की तरफ, तो इस काम को कर दे यूज करने के लिए। ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे फिल्म देखनी है, एक साउथ इंडियन फिल्म, है ना, अर्जेंट है? नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है आज के हालात में, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मेंटरिंग ले रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ? नहीं। डिलीट करो, तो बाद में देख लें कभी जब आएगी, क्यों दिमाग में रखना भी उसी को यूज करने के लिए। तो आपको इस थॉट को, इस विचार के हिसाब से अपने समय को, अपने डिसीजंस को, अपने आप को मैनेज करने में मदद मिलेगी। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई, अगर आप नोटिस करो तो, है ना, जो आपको कंसिडर करना होगा, क्या कि इससे आपके डेलीगेशन निकल कर आ रहा है। डेलीगेशन मतलब जो काम आप दूसरों से करा रहे हो, तो दूसरे मतलब या तो आपके यार दोस्त रिश्तेदार लोग हैं जिसको आप कोई काम देना चाह रहे हो, या आपके टीम मेंबर्स। तो हम ये समझ रहे हैं आपके टीम मेंबर्स हैं जिनको आप काम दे रहे हो। तो एक चीज की अभी से पकड़ बना लो कि क्या ये काम रिपीट नेचर का है। अगर ये रिपीट नेचर का है, इट हैज टू बी पुट इनटू योर एसओपी शीट। जितने भी डेलीगेशन के काम आपको लगते हैं कि यार ये काम दोबारा हो सकता है, ये चेक तो दोबारा भी डलेगा कभी ना कभी, या कुछ ना कुछ और होगा, उस सारे कामों की अभी से लिस्ट बनानी शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप अपने कामों की
जो बार बार होते हैं, उनकी लिस्ट नहीं बनाओगे, आपका सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। आप बंधवा मजदूर बने रहोगे और मजदूरी में काम करते रहोगे। मेक इट ऑटोमेट, उसके ऊपर हमें काम करना है। तो हाउ टू असाइन टास्क, असाइन कैसे करेंगे टास्क के ऊपर, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। फर्स्ट, बी क्लियर विद द रोल, गोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम मेंबर्स। सबसे पहले आप, आपके पास अगर टीम है या इन फ्यूचर आप टीम लाना चाहते हो, तो आपकी उस टीम मेंबर का क्या रोल है, क्या उसके गोल है, क्या टारगेट है, क्या केपीआई है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसके क्यारे आते हैं, ये उसको पक्का पता होनी चाहिए। बट क्वेश्चन हाउ, कैसे? जब तक आप अपने डेली, वीकली, मंथली रिपीट टास्क लिस्ट, अपनी चेकलिस्ट, अपनी एसओपी नहीं बनाओगे, तो आप खुद मजदूर रहोगे, दूसरों को से भी आप मजदूरी कराओगे। तो सबसे पहला स्टेप बनता है ये। दूसरा नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट में मत जाओ, बट माइक्रो इंस्ट्रक्शन और सिस्टम बनाओ। ये रूल पकड़ दो, ये एक बड़ी प्यारी लाइन मैंने लिखी यहाँ पे। आपको माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाना है, आपको माइक्रो इंस्ट्रक्शन और सिस्टम बनवाना है। मेरे ऑफिस के अंदर जब कोई बंदा आएगा, चाय मांगेगा वो कि भाई चाय दे दो, और मेरे लोगों पूछते ना, ऑफिस वाले पूछते चाय, वो बंदा बिना शुगर के ला, तो बिना शुगर के जब चाय आएगी तो बिस्किट नहीं आएंगे, उसके साथ कुछ ना कुछ नमकीन आएंगे। तो ये छोटी से छोटी बात मैंने क्या लिखवा दी, एज ए इंस्ट्रक्शन, एज ए सिस्टम लिखवा दी। क्लियर है? तो क्या मैं हर बंदे से पूछ रहा हूँ जा जाके कि भाई तू, तेरे को मिली क्या, क्या बोलते हैं, चाय पकौड़े, मतलब नमकीन मिली क्या, नमकीन मिली क्या? उसमें नहीं जाना। इंस्ट्रक्शन बना दी, 70% इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो हो रही है, इसका मतलब आपका सिस्टम बहुत बढ़िया से चल रहा है। क्योंकि दे आर आल्सो ह्यूमंस, बहुत बार वो सिस्टम को उतना फॉलो नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप अपने सिस्टम की प्रैक्टिस कराते रहोगे, प्रैक्टिस कराते रहोगे, तो वो 80-90% भी फॉलो हो जाएगा, और 100% भी जैसे मैकडोनल्ड्स का होता है। तो हमें वही सिस्टम बनाना है। दूसरी चीज, सर कोई और एक एग्जांपल देना इसका, माइक्रो इंस्ट्रक्शन का और माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो इंस्ट्रक्शन का कि जैसे आप मेरे क्लाइंट से जब बात करोगे, तो आप उसको ना शुभ नमस्कार, आपको ढेर सारा प्यार, ये बोलोगे, इससे ना क्लाइंट को अच्छा लगता है ना? तो आप बुलवाना चाह रहे हो, अब आप रोज बैठ के देखोगे नहीं, देखा कॉलिंग पे क्या बोलती है तू, 50 देखा क्या बोलती है, 50 देखा क्या बोलती है। आपने सिखा दिया, समझा दिया, इंस्ट्रक्शन शीट बना दी, उसको दे दी, क्योंकि दे आर ह्यूमंस। ह्यूमंस जो सीखते हैं इसमें कवर भी है, ठीक है। Next, when assigning any task to team member, ask 3 things. आप किसी को भी कोई काम दे रहे हो, गांठ बांध लो, जो मेरे साथ हैं और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसकी गांठ बांध लो, ये वाली चीज, ये आपके खून में होनी चाहिए। जैसे पहली बातें मैंने आपके खून में लेकर गया हूं, क्या कि आपको 3 चीजें क्या पूछनी है, कि क्या समझ में आया। पहली चीज क्या बात करनी है, कि क्या समझ में आया। भाई चेक तेरे को डाल के आना है बैंक में, इसका फोटो खींचना है और ये कभी भी कर देना। तो क्या समझ में आया तेरे को, कि सर ये चेक मेरे को डाल के आना। क्लियर है? ठीक है। आप कब तक करके मुझे बता दोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चेक डाल के कब तक ग्रुप में फोटो डाल देगा या कब तक मुझे बता देगा ये काम हो गया। तो आपने जिम्मेदारी किसकी लगा दी, दूसरे की लगा दी, फॉलो अप की, ना कि आपने खुद की ले ली। तीसरा, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी गेट हेल्प फ्रॉम XYZ। अगर चेक डालने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी आए, कोई भी अनक्लियरिटी रहे, तो इसके लिए बात कर लेना किससे, वंदना से। वंदना तेरे को मदद कर देगी इसके। तो ये 3 चीजें टास्क डेलीगेशन में अगर आपने रिकन्फर्म नहीं की, या ये 3 एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप उस काम के पीछे पड़े रहो, वो काम इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे जब हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं, और थैंक यू में थैंक यू फॉर नहीं बोलते, पहली क्लास में बताया था, तो यूजलेस है। ऐसे जब आप किसी को टास्क असाइन करते हो, ये 3 चीजें नहीं है उस बंदे के साथ में, कि क्या समझ में आया भाई, और मुझे बता देना, या टीम को बता देना, या ग्रुप में मेंबर डालना है, जब तक आप उसको अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो। और तीसरा, किससे उसको रेफरेंस लेना, मदद लेनी है, किससे उसको बात करनी, क्योंकि हर चीज के लिए आप ही से बात करेगा तो फिर फायदा क्या है। अगर आप ही हो करता धरता, तो फिर तो आप ही रहोगे, अदरवाइज सिस्टम स्ट्रक्चर तो डालो। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यूज 3 रिमाइंडर सीक्वेंस। आपको हमेशा किसी भी काम को देने के बाद में 3 रिमाइंडर की सीक्वेंस यूज करनी, अपने फोन में लेके आनी, अपने सिस्टम में लेकर आनी है।
आपको रिमाइंडर जो डालना है, ऑफिशियल काम पर प्रोफेशनल काम हमेशा रिटर्न में होते हैं। आप या तो व्हाट्सएप भेजोगे या मेलर भेजोगे, एसएमएस भेजोगे। कैसे? सॉफ्ट रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, फाइनल रिमाइंडर 3। किसी ने बंदे ने पेमेंट देनी थी कि मैं 10 तारीख को पेमेंट दे दूँ, पेमेंट 10 तारीख को नहीं आई, तो आप उसको भेजोगे सॉफ्ट रिमाइंडर 1, योर पेमेंट इज पेंडिंग, आई एम जस्ट वेटिंग। उसका मैसेज आया कि मैं आपकी पेमेंट 12 तारीख को करा दूँ। 12 तारीख को उसको पेमेंट नहीं आई, तो आप उसको दोबारा मैसेज भेजोगे रिमाइंडर 2, एज पर योर प्रॉमिस विच यू गिवन मी ऑन 10th, कि आप 12 को दे दोगे, आई हैव नॉट रिसीव दिस पेमेंट। उसने कहा अरे मेरी कहीं से पेमेंट आनी थी, सच में सॉरी मैं भूल गया, उसका चेक क्लियर होना था, ये था ये था, कुछ कुछ कहानी करेगा, आपसे बातचीत करेगा और क्लियर कर देगा। ठीक है जी, कब दूंगा? मैं 18 तारीख तक दे दूँ। ठीक है जी। अब 18 तारीख को उसकी पेमेंट नहीं आई, तो आप मैसेज डालोगे उसको फाइनल रिमाइंडर हेडिंग के तौर पर, और उसको लिखोगे कि एज पर विथ योर पास्ट बिहेवियर एंड पैटर्न योर 3 promises has failed, which is not a tolerable situation in my management, in my team. They are following me. Please make sure this payment has to be credited by tomorrow. तो आपको हार्ड लैंग्वेज थर्ड वाले मैसेज में यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका रिलेशन प्रोफेशनल है। कोई आपका बेटा नहीं है और बेटा कोई नहीं, तू तो जाओ मोटिवेटेड हो, ऐसी बातें नहीं करते। पर्सनल रिलेशन नहीं है, या तो फंक्शनल रिलेशन है या आपका कैजुअल है। तो कैजुअल से और फंक्शनल रिलेशन से तो पर्पज ही डिफाइंड है ना, बातचीत करने का, काम करने का। ऑलवेज फॉलो दिस स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी के अंदर ये स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। क्या है? बिल्ड ए 3 लेयर स्ट्रक्चर इन योर कंपनी। कि आप सबसे पहले रोल डिफाइन कर दो, कौन डूअर है, कौन रिव्यूअर है, कौन ऑडिट करेगा। डूअर इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द थिंग्स, रिव्यूअर इज अकाउंटेबल, अगर नहीं हुआ तो उसकी भी जवाबदेही बनती है साथ में। एक की है जिम्मेदारी, एक की है जवाबदेही। जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही किसकी है? टीचर के पढ़ाने की जिम्मेदारी है और प्रिंसिपल के उस पूरे सिस्टम को चलवाने की, है ना, जवाबदेही है। और तीसरा है ऑडिटर, यानी कि जिससे आप एडवाइस ले सकते हो, कंसल्टिंग कर सकते हो कि भाई इस कंटेक्स्ट में ये बंदा जो आपको मदद करेगा। तो विद दैट नोट, आगे के टॉपिक्स को हम थोड़ा होल्ड करते हैं, इसको यहीं पे हम पोज लगाते हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, इसके ऊपर काम कर लीजिएगा। और सिर्फ मेरा जाते जाते ये कहना है कि हम अपना नया बैच स्टार्ट करेंगे 11 जून से। तो आपके दोस्त या रिश्तेदार, आपको लगता है कि ये प्रोग्राम किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, अपनी कच्ची लिस्ट बनाना शुरू कर दो, उनको इनवाइट करना शुरू कर दो, उनको बताना शुरू कर दो, ताकि जो ये जर्नी है उस जर्नी में वो भी आ सके, कुछ नई चीजें सीख सकें, कुछ नई चीजों से अपनी लाइफ को बदल सकें। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 आप चारों लोग वॉइस नोट जरूर छोड़ देना ग्रुप में, ताकि सर एक मेरे बार को ये लेयर वाली स्लाइड दिखाना एक बार। मैं दिखा देता हूँ। वैसे इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा कवर करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक है ना 2 बार होना चाहिए आप लोगों के साथ में। जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे कि आपकी टीम में एक बंदा बिल्कुल नया आया है, या आपका हाउसकीपिंग का लड़का है, या आपका रनर बॉय है, तो वो कुछ कामों के लिए डूअर हो गया। एक लड़की आपने रखी हुई है कि भाई ये चेक डाल के आया नहीं आया, है ना, इसने गर्म पानी चाय पिलाई नहीं पिलाई, ठंडा पानी लाया नहीं लाया, इसको रिव्यू करने की, इनको करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? उस लड़की की। वो कौन होगी? रिव्यूअर, कि वो चीजें ऐसी हो रही है नहीं हो रही। ऑडिटर कौन है? वो हो गए आप, कि भाई अगर चीनी खत्म हो रखी थी और आपको लग रहा था कि नहीं थी, तो आपको मंगवानी थी ना। सर मेरे को पता ही नहीं था कि पैसे खर्चूं या ना करूं, तो मेरे से एडवाइस ले लेते, मेरे से कंसल्टिंग ले लेते। तो अभी ये एक्सक्यूज मत दो ना। मतलब डूअर तो स्टाफ हो गया, और मतलब जिसको काम करना है, और ये रिव्यूअर कौन हो गया? रिव्यूअर हो गया, उससे नेक्स्ट पोजीशन अच्छा, आप रिपोर्टिंग वाला। रिपोर्टिंग वाला बंदा। यस यस, रिपोर्टिंग वाला। और ऑडिटर हो गए आप या कोई और बंदा किसी सिचुएशन में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरी हाउसकीपिंग डूअर है, क्लीनिंग करने को लेके, साफ सफाई, चाय कॉफी को लेके, उसको रिव्यू जो करती है वंदना करती है। सुबह आके पूरे ऑफिस को चेक करती है, पंखा पे क्लीनिंग नहीं है, ये है वो है। और उसका जो ऑडिट है कि भाई आज फिनाइल खत्म हो गया था या लाइट नहीं जल रही थी, प्रियंका उसकी ऑडिटर है, तो उससे कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि मैडम ये वाली लाइट मंगा ले, 500 रुपये की आ रही है, ये 300 रुपये की आ रही है, ऐसे करके, है ना। बट क्लाइंट ऑफिस में आएगा, उसको दिखाने की जिम्मेदारी वंदना की है।
वो क्लाइंट क्लोज हो, इसकी जवाबदेही जो है प्रियंका की है। क्लाइंट को डिस्काउंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या प्रपोजल जाए, क्या हो सकता है, उससे अगर कुछ कंसल्टिंग एडवाइस लेंगे तो वो मेरे से ऑडिट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो 3 लेयर स्ट्रक्चर आपकी कंपनी के अंदर होना चाहिए। अगर 3 लेयर स्ट्रक्चर नहीं है तो आप बड़ी कंपनी नहीं बना पाओगे, आप अकेले मजदूर रह जाओ। सर एक इससे पहले आपने वो स्लाइड दिखाई थी जो अभी जिसमें आप फॉलो अप के बारे में बता रहे थे, फॉलो अप मैसेज के बारे में, जी भाई। उसमें वो एक बार रिपीट कर दीजिए। ये था। हाँ हाँ, ये वाली जो बी वाला पॉइंट है ये एक बार क्लियर कर दो सर, व्हेन हाँ असाइनिंग द एनी टास्क टू टीम। हाँ। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपको अपनी कंपनी के सिस्टम प्रोसेस चेकलिस्ट बना ले, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आप लिख लोगे लिख लोगे लिख लोगे लिख लोगे तो सेकंड वाली चीज में आपको कम जरूरत पड़ेगी समझाने की। लेकिन ये ह्यूमन रूल है, जब भी आप किसी से बात करो तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अथॉरिटी एज ए टास्क डेलीगेटर, क्या कि भाई आपको क्या समझ में आया इस पूरी क्लास से, मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दी लास्ट में जो मैंने आपको समझाया, तो क्या मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, आप में से कोई बता सकता है? इन कंक्लूजन आपको क्या समझ में आया? कि मैं अपना एक नया बैच ला रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, और ये अच्छा प्रोग्राम है और मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, तो मुझे कैसे बता दोगे? कच्ची लिस्ट बना के बता दोगे। अगर कोई भी डिफिकल्टी आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समाधान, आप मेरे से बात कर सकते हो, है ना? तो आप जब भी किसी को कोई टास्क असाइन करते हो तो ये 3 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। आप उससे पूछोगे क्या कुछ समझ में आया, मुझे कब तक बता दोगे, या ग्रुप में डाल दोगे, अकाउंटेबिलिटी का कुछ तो स्ट्रक्चर डालोगे। और कोई भी डिफिकल्टी इस काम को करने में आ रही है तो आप मेरे से पूछ लो। जैसे आपने ऑफिस में लड़की को बोला कि आज है ना मैडम, आपको ये पंखे वंखे साफ करवाने हैं और इसकी ना स्पीड तेज करवा लेनी है, क्लियर है? उसने कहा जी ठीक है, करा दूंगी। तो ये कब तक आप मेरे को बता दोगे? सर मैं आपको 5 बजे तक बता दूंगा। अगर इससे कोई भी डिफिकल्टी आए तो ये राम सिंह है इलेक्ट्रीशियन जो आएगा, इसको फोन कर लेना, कुछ सामान एक्स्ट्रा मंगाना है, कुछ और करना है तो आप इससे कोऑर्डिनेट कर लेना, वो आपको बता देगा। ठीक है जी। तो आप निश्चित हो गए, आपने उससे पूछ लिया क्या समझ में आया, कब तक करोगे, कौन उसको उस प्रोसेस में सपोर्ट करेगा। ठीक है नवीन भाई? सर थैंक यू एक सर। लास्ट पूछती हूँ। जी बाद में फिर भूल जाते हैं, एक्चुअली फिर हो नहीं पाता। जी। एक मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी, नो वाली। तो आप क्या रिएक्ट करते, आपका क्या आंसर था, प्लीज बताइए। एक एग्जांपल, प्रणय आपका एम्प्लॉय है और मतलब सेम सिचुएशन हुई है। तो 32,000 उसकी सैलरी है, और इमीडिएटली उसको चाहिए 80,000 रुपीज, क्योंकि मम्मी को हो गया कैंसर, उसको जयपुर ले जाना है हॉस्पिटल में। और वो बोल रहा है कि सर ले ही जाना है मेरे को, और उसको पता है कि आपके अकाउंट में है भी पैसे, है कंपनी के अकाउंट में और आपके भी है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप नो तो बोल नहीं सकते इमीडिएटली, और रो रहा है सामने वो, तो इमीडिएटली मेरे को चाहिए और ऑपरेशन कराना है, ऐसा तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? पहली चीज, इस इंसान के साथ जो आपका जुड़ा हुआ है, जो रिलेशन हुआ है, वो किस बैकग्राउंड से हुआ है? पर्सनल बैकग्राउंड से हुआ है या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से? प्रोफेशनल बैकग्राउंड। पहली चीज। क्लैरिटी क्या कहती है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इमोशंस काम नहीं करते, वहां पे रिजल्ट और पैसा काम करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है। इमोशन कहाँ काम करते हैं? पर्सनल लाइफ में। तो अब आप कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि आपने मिक्स कर दिया है पर्सनल प्रोफेशनल, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आती है। आपको नहीं, सब लोगों को आती है, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये मेरा जो जॉब है, जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा रोल है यहाँ पे, ये प्रोफेशनल लाइफ का रोल है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करनी है, ना कि पर्सनल बात। अब अगर जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मुझे पक्का पता है, सबसे पहले चीज को समझो कि उसको जो कैंसर हुआ है, क्या वो प्रणय की वजह से हुआ है उसकी माँ को? उसको जो पैसे रखने थे संभाल कर, तो वो उसकी जिम्मेदारी थी या प्रणय की जिम्मेदारी थी? उसकी उसको जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना था, वो आपकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी? उसकी जिम्मेदारी। है ना? तो आपका तो कहीं पे कोई रोल नहीं है ना, आप तो मॉरलिटी वर्ल्ड में आ गए। आपको कोई दुख दिख रहा है, कोई परेशानी दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, साला क्योंकि हमारा अंदर का बीइंग थोड़ा वीक है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं से कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर। वहां पे बहुत क्लियर कट ये था सिचुएशन कि यार प्रणय, मुझे पता है कि आपका ना बहुत टफ टाइम चल रहा है, और ये एक ऐसा डिफिकल्ट समय है जहाँ पे बंदा इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली टूट जाता है। और जो तूने मेरे से बात की, मेरे से जो उम्मीद की, मैं सच में इसमें समझ रहा हूँ कि मैं तेरे को किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, है ना? मेरी एक
कैपेसिटी है फाइनेंशियल, है ना, सपोर्ट करने की, बट मैं तेरे को इमोशनल लेवल पे, कनेक्शन लेवल पे, किसी का कोई रेफरेंस लेवल पे, किसी न किसी तरीके से मैं तेरे को मदद कर सकता हूँ चीज में। फाइनेंशियली तो मेरे जो डिसीजन मेकिंग है पैसे को लेके, वो मेरे पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, बिना उनसे पूछे कंसल्ट किए मैं इसके ऊपर आपको आंसर नहीं कर सकता आज के डेट में। हाँ ये जरूर है कि आपको कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम लाख एक रुपए में नहीं चलेगा। ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, उसमें लोगों के घर बिक जाते हैं, पैसा लग जाता है ना। तो आपको उसकी चीज के तैयार करना होगा अपने आप को, और इस चीज के ऊपर मैं आपको कल सोचकर बताऊँ। एक लास्ट चीज, आप लोग बचे हुए हैं और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए बताता हूँ, कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन का यस और नो उसी टाइम पे नहीं करना होता है। आपको लगता है कि यार ये डिसीजन फाइनेंशियल है और इसके अंदर नो कहने में मुझे हिचक आ रही है, तो उसको बोलो कि भाई मैं घर पे चर्चा करके बताऊंगा, अपने पार्टनर से पूछ के बताऊंगा, मैनेजमेंट से पूछ के बताऊंगा। ऑलवेज टेक अदर पीपल साइड, क्योंकि लोग को ये लगता है कि आपने मना किया है, आप उसको दिखाओ कि भैया मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, बट मैं एक बार घर पे चर्चा कर बताऊँ यूज करने के लिए, है ना। एक लास्ट चीज और बताता हूँ, एक बंदे ने बोला था कि बोला भाई साहब बहुत सारे लोगों को पैसे दिए, 10,000 5,000 30,000 लोग आते हैं, मांग देते, दे देता हूँ, फंस जाता हूँ। बड़े अच्छे अपने मित्र के पार्टिसिपेंट थे। बोला सर मैंने तो एक तरकीब निकाली दी। मैं क्या तरकीब निकाली? बोला कोई भी पैसे लेने आता है ना, मैं उसको क्या बोलता हूँ कि भाई मुझे पता है कि तू मेरे से 10,000 रुपये मांगने आया और मैं देना भी चाहता हूँ, लेकिन हुआ क्या, पिछले हफ्ते मैं और मेरी वाइफ दोनों ने पंडित जी के पास गए। उस पंडित जी ने स्पेशली मेरी वाइफ को बोला है कि अगले 90 दिन तक किसी भी इंसान के साथ कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करता, क्योंकि जैसे आप पैसे का लेन देन करोगे, उस पैसे के लेन देन की वजह से लक्ष्मी के जो आदान प्रदान हो रहा है उससे ना हमारे घर पे कुछ दिक्कत आ सकती है। और जिस इंसान के साथ क्रिएट करोगे उसका भी नुकसान हो सकता है। तो भाई मैंने ना 90 दिन तक तो कसर बांध रखी है, 15 दिन हो चुके हैं, 75 दिन और बचे हुए, मैं नहीं दे पाऊंगा, 75 दिन के बाद बोलते। बोला भाई मैंने ना ये वाली एक है ना, उसने ऐसे करके स्टोरी बना रखी है, बोला ये स्टोरी सुना देता हूँ, मैं तो वही मांगता है थोड़ा पैसे। तो आपको कुछ स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग आपसे मांगेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिस स्टोरी को आपको धार बनानी पड़ेगी, और वो धार बना के अपने पास हमेशा के लिए रख लोगे, काम चल जाएगा आपका। डन है जी? किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछना चाहता है, जानना चाहता है? फिर उसका रिजल्ट ये हुआ था तभी हम्म, कि उसने, मैंने तो पैसा दे दिया था उसको, क्योंकि उसकी मम्मी की सिचुएशन थी। एम्प्लॉय अभी भी मेरे पास है, पर वो हर बार उसको सैलरी लेनी होती तो मैं बोलता हूँ कि इसको 5,000 रुपये 10,000 रुपये कट कर दे। हर बार बोलता है कि नहीं, स्कूल की फी भरनी, ये करना है, मेरे बच्चों को ये करना है। हर बार ले लेता है वो, और बाद में फिर कट तो नहीं करता। अभी सब सिर्फ 10,000 रुपये वापस किया है बस उसने, हम्म, फिर अभी तक देने का है वो, तो इसलिए वो मिस्टेक हुई थी मेरे से। हम्म। और इस मिस्टेक पे आपको ना थोड़ा सा उसके साथ हार्ड होना पड़ेगा, उसके साथ क्रिएट करना पड़ेगा। सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आती है, बट अब धीरे धीरे आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं सीख गया हूँ, हमने सिस्टम प्रोसेस बना लिया, मुझे पता लग गया कैसे बोलना, किस तरीके से बोलना है। प्रैक्टिस हो गई तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं थी। पहले मैंने बहुत गवाए ऐसे पैसे, पता ही नहीं था ना कैसे आंसर करना है। ये ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच नवीन भाई, राधा जी, पंकज जी, प्रणय जी। वॉइस काफी थैंक यू नोट, सर, थैंक यू सर। काफी कुछ वॉइस नोट क्लियर हो गया। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। इंतजार करूंगा, अगली बार जो क्लास करेंगे तो इस टॉपिक को वापस से रिक्रिएट करते हुए वापस चलेंगे। डन है जी। ये बाय। ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपने कराया फीडबैक वाला, हम्म, इसकी तो हाउ टू से नो की तो प्रैक्टिस मेरे को लगता है सभी कर लेंगे और इजीली कर भी लेंगे, क्योंकि वो डेली कभी कस्टमर के साथ कभी किसी के साथ, वो हम घर से भी देखते हैं, कुछ चीजें हमें ना करनी होती है अभी, उस पर तो प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन जो फीडबैक वाली है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पड़ता है, ये क्लियरिटी इस पे जल्दी से नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको टेक ऑन कर लेंगे जी और जी 3-4 दिन के लिए फीडबैक पे काम रखेंगे। जी, थैंक ठीक यू है सो मच सर, थैंक यू सो मच ओके, फॉर वंडरफुल थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सर।